हेडिंग डालते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे ब्रिक्स। और ब्रिक्स में हमको सामान्य रूप से देखना है कजान घोषणा पत्र, है ना, कजान घोषणा, इसको बोलते हैं कजान डिक्लेरेशन। ठीक है, देखिएगा बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हमको ये समझना है कि ये जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स आखिर है क्या, और ब्रिक्स का जो आगे जो भी मीटिंग सब हुए हैं या आगे जो मीटिंग होगा उसमें भारत का क्या दृष्टिकोण रहता है, भारत की क्या भूमिका होती है, और भारत के लिए ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपको यूपीएससी का पेपर हो चाहे अन्य लोक सेवा का पेपर हो, आपको भारत को केंद्रित करके ही पूछता है, और सामान्य रूप से आपको सामाजिक, आर्थिक और कूटनीतिक ये 3 प्रकार के संबंध को पूछता है, यदि आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो हम लोग आज ब्रिक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको हम लोग थोड़ा फ्रेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रिक्स जो होता है, कजान को छोड़ दीजिए, अभी ब्रिक्स का देखेंगे। तो ब्रिक्स में सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय देखेंगे। परिचय का मतलब ये होता है कि हम लोग इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे, क्योंकि बगैर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जाने हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। बैकग्राउंड परिचय जानने के बाद में हम लोग सेकेंड में सीधा जो मेन पॉइंट होता है वहां पहुंचेंगे कजान घोषणा पे, है ना, यानी कजान डिक्लेरेशन पे। ठीक है, 2 चीज पढ़ने के बाद में हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि भारत के लिए ब्रिक्स की महत्ता, भारत के लिए ब्रिक्स की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया। उसके बाद में देखेंगे चुनौतियां यानी चैलेंजेस के बाद में हम लोग देखेंगे डिस्कस यानी कंक्लूजन। ठीक है, देखिए हमारे पास में यही फ्रेमिंग है, इसी फ्रेमिंग में हम लोग अपने क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे, टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसके परिचय के विषय में कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या। ठीक है, देखिए ब्रिक्स को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं, उस मैपिंग पे हमको और बेहतर तरीके से यह समझ में आएगा। ठीक, देखिए आप लोग भी मैप बनाइए, वर्ल्ड का मैप बनाना है ना। देखो ये हमारा वर्ल्ड का, अभी हम लोग ब्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का। ब्रिक्स में ये जो फ्रेमिंग है, इसी फ्रेमिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास को, अब मेंस पे ये पूछा जाता है। अभी हमने ये वर्ल्ड मैप को बनाया हुआ है, इस वर्ल्ड मैप पे ही हम लोग समझेंगे कि ब्रिक्स का जन्म कैसे होता है, फिर आगे इसका प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, देखिएगा इसको मिटा देते हैं विकास, आप तो लिख लिए होंगे नीचे वाला ये टर्म यहाँ पे है ना। ये यहाँ पे एक कंट्री है हमारा ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन। देखिए सबसे पहले हम इसके जन्म को समझते हैं कि आखिर ये ब्रिक्स आखिर है क्या। देखिएगा कि ब्रिटेन यहाँ पर है, आपको पता है कि ब्रिटेन एक ऐसा देश था हमारे विश्व में जिन्होंने विश्व के लगभग सभी देशों को अपना कॉलोनी बनाया था, है ना, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, या चाहे पूरा का पूरा अफ्रीका हो, या चाहे साउथ अमेरिका हो। शायद ही कोई ऐसा देश नहीं होगा कि जहाँ पे इसका कॉलोनी नहीं होगा। ठीक है, हर देश अपने हिसाब से आजाद हुआ, कुछ रिवोल्यूशन से आजाद होते हैं, कुछ अपना ब्रिटेन आजाद कर देता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्रेशर पड़ता है आजाद कर देता है। आजाद करने के बाद में विश्व के जितने भी देश होते हैं प्रकाश बाबू, वो सब अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने का प्रयास करते हैं वो सारे देश। इसी क्रम में होता क्या है कि 2000 से 2001 का समय आता है, ये 2000 से 2001 का जो समय आता है, उस समय में एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री होते हैं, इनका नाम होता है जिम ओ नील, इसको लिखते हैं ZIM, जिम ओ नील। ठीक है, ये ब्रिटेन के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री होते हैं जिम ओ नील। ये अनुभव क्या करते हैं, आपका नाम क्या हुआ, हेमलता। ये अनुभव क्या करते हैं मैम, हेमलता मैम, कि ब्रिटेन के जो अर्थशास्त्री होते हैं जिम ओ नील, इन्होंने अनुभव किया कि विश्व के 4 ऐसे देश हैं कि जिनका इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, और ये चारों देश विश्व की अधिकांश जनसंख्या को आपस में समाये हुए हैं। तो चूंकि जिस भी विश्व के जनसंख्या का कलेक्शन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि वहां इकोनॉमिकल गतिविधियां ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। ये कहते हैं कि विश्व के जो 4 देश हैं उसमें सबसे पहला देश है रसिया, उसके बाद उन्होंने बताया ब्राजील, उसके बाद बताया इंडिया, उसके बाद बताया इन्होंने चाइना। देखो ध्यान से,
ब्रिटेन के शास्त्री 2002 और 2001 में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो विश्व के 4 देश हैं, रसिया, ब्राजील, इंडिया और चाइना, इसको अब खोजते हैं। देखिएगा ये सारा पार्ट, मान लो कि यहाँ पे मॉस्को हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया, यहाँ पे हमने रसिया को पॉइंट कर दिया, कोई दिक्कत, कैपिटल को पॉइंट कर देते हैं। यहाँ पे चीन का शहर हो जाएगा बीजिंग, बीजिंग कैपिटल है उसका, और यहाँ पे हमने चाइना को नोट कर दिया। इंडिया का यहाँ पे दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे हमने इंडिया को नोट कर दिया, जो भी कैपिटल हमने नोट कर दिया उसको, ठीक है। और एक यहाँ पे ब्राजील का है ना, ब्राजील का हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये जो जिम ओनील था, विकास बाबू, इन्होंने देखा कि ये जो 4 कंट्री हैं, ये 4 कंट्री दुनिया में सबसे तेजी से इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहा है, सबसे तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। इसके पीछे ग्रोथ करने का सबसे बड़ा कारण क्या था, यहाँ का पॉपुलेशन। क्या था, यहाँ का पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है कि जिस भी देश का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, वहां के जो संसाधन होंगे, वहां के संसाधन का दोहन तेजी से होगा, यानी वस्तुओं का उत्पादन होगा, और वस्तुओं का उत्पादन होगा तो एक देश दूसरे देश से खरीदेगा, दूसरे देश से खरीदेगा। तो एक प्रकार से देखिएगा, ये एक प्रकार से यहाँ पे जो हम लोग जेट स्ट्रीम पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, तो ये जेट पाथ बनाता है। समझिएगा ध्यान से सारे बच्चे, क्योंकि कुछ चीजें किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो चीजें समझने पर ही आपको आएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे त्रिशूल मतलब नुकीला टाइप का बना हुआ है, यहाँ भी नुकीला बना हुआ है, और यहाँ भी नुकीला बना हुआ है। गौर से देखिएगा आप तो मैपिंग पे, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट पर नुकीला बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं जेट पाथ। क्या कहते हैं लता मैम, जेट पाथ बोलते हैं। जेट पाथ का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला हवा, है ना, या जो वायुयान। तो इन्होंने कहा कि जिम ओनील वह कहते हैं कि आने वाले समय में ये जो 4 देश होंगे जिनका पॉपुलेशन बहुत अधिक है, ये 4 देश जेट बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, न केवल इकोनॉमी में बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी बहुत आगे बढ़ेंगे। सोचो कि 2002 और 1 में बात कहा था उन्होंने, और अभी 2025 का बात आया। देख रहे हैं कि ब्रिक्स कितना मजबूत हो गया हुआ है। देखो पहले क्या था कि उन्होंने एशिया के 3 कंट्री को बताया, चाइना को, रसिया को, चाइना को, इंडिया को, एशिया के 3 कंट्री हो गए, और एक बताता है साउथ अमेरिकन कंट्री को। यानी जिम ओनील कहते हैं कि जो एशियन कंट्री है, यानी एशिया महादेश हमारा है, ये एशिया महादेश एक समय में पूरे दुनिया पर राज करेगा। और अपने ज्योग्राफी में रिमलैंड थ्योरी पढ़ा होगा, हर्टलैंड थ्योरी पढ़ा होगा, अगर इंटरलिंक कर सकते हैं तो देखिएगा, वो कहता है ना कि जो भी देश रिमलैंड पे राज करेगा वो पूरी दुनिया को राज करेगा, जो भी देश हर्टलैंड पे राज करेगा पूरी दुनिया पर राज करेगा। वही चीज अभी आ रहा है कि देख रहा है कि इंडिया कितना मजबूत हो गया विश्व में। इंडिया, चाइना, यही 3 को देश तो महाशक्ति है। अगर तीनों देश को मिला दिया जाए, अगर आपस में मिल जाए, तो अमेरिका का औकात है कुछ बोलने का। ये यहाँ पे कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, ये मेक्सिको हो गया, यहाँ पे तो अभी तो मेन यूएसए ना पावरफुल पूरी दुनिया में है। अगर इस तीनों देश आपस में भाईचारा बना करके रख ले तो जाहिर एशिया पूरी दुनिया पर क्या राज करेगा, लेकिन नहीं कर पाता। कुछ डिस्प्यूट हम पढ़ेंगे उसमें आगे। तो ये जो जेट पाथ बनाता है, ये जेट पाथ वास्तव में हमारे बिहार बोलते हैं, हमारे इंडिया के ग्रोथ को भी दर्शाता है वो, ठीक है। तो इन्होंने अब ये जो था, इसी चीज को अच्छे तरीके से उन्होंने नाम बताया, इसको बोल दिया ब्रिक। क्या नाम बोल दिया, ब्रिक, ठीक, BRIC। अब देखो नाम आगे पीछे वो लोग ले लेते हैं, उसमें तो कुछ ये नहीं कह सकते हैं, ब्रिक नाम दे दिया। तो ये जो नाम होता है, ये नाम जिम ओनील के द्वारा 2001 में दिया जाता है। समझ में आ गया कैसे वो कहते हैं, वो क्यों कहा, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो किसी भी देश के इकोनॉमी को चढ़ता है। देखिएगा कि ब्रिटेन जो था यहाँ पे है, जितना डिस्टेंस यहाँ है एकदम ऊपर बैठा हुआ है, सबको वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, वो अब बैठे बैठे पूरी दुनिया का इवोल्यूशन कर लेते हैं इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बालक बालिका को, ठीक। अब जब ये ब्रिक्स हो गया 2001 में, क्या किया इसने, कॉइन किया, तो अब सभी देशों को समझ में आया कि भाई सही बात है, अगर ब्रिटेन का शासी कुछ कह रहा है तो हमारे भीतर में भी कुछ क्षमता होगा, क्यों ना हम लोग मिल करके एक नया ग्रुप बना ले। सब देशों ने अपना मिल करके सोचा। तो 2001 में क्या होता है, ब्रिक का स्थापना होता है, यानी ये सभी देश आपस में मिल करके क्या करते हैं, ब्रिक का गठन करते हैं, ठीक है। गठन करने के बाद में ये लोग इस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब नया नया गठन होता है 2001 में। अब काम क्या करना है, कहाँ काम करना है, इस पर लोग मंथन विचार करते हैं। तो कैसे कैसे काम करते हैं उसको भी हम लोग इस हिस्टोरिकल परिचय में ही देखेंगे। सबसे पहले यह जो ब्रिक होगा, आप समझिएगा कि कोई भी जो देश है बिना किसी देश की सहमति के वो गठन हो पाएगा नहीं ना। अगर मान लो कि इंडिया को शामिल होना होगा तो इंडिया, भारत सरकार एग्रीमेंट करेगा, रसिया का सरकारी एग्रीमेंट क्या होगा, सभी देशों की सरकारों ने क्या किया होगा, एग्रीमेंट किया होगा। इसका मतलब सभी देशों के सरकार का सहमति है।
इसीलिए किताब में आप पढ़ते हुइएगा कि ब्रिक्स क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर सरकारी संगठन है। यानी क्या होता है बाबू, ये भी सरकार हो गया, ये भी सरकार हो गया, सब सरकार है, तो सरकार आपस में ही क्या करते हैं, विचार बात करते हैं, एक दूसरे के अंतर में करते हैं। इसीलिए ब्रिक्स को बोला जाता है कि ब्रिक्स जो है वो अंतर सरकारी संगठन है। तो 2001 में स्थापना होने के बाद में इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर सरकारी संगठन है। इसका मतलब क्या हुआ राजेश बाबू कि 2001 में 4 विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं ने आपस में मिल करके एक अंतर सरकारी संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम क्या पड़ा, जिसका नाम पड़ा ब्रिक। यहां तक ब्रिक्स नहीं, ब्रिक पड़ा। क्या पड़ा, ब्रिक पड़ा, ठीक है। अब ये जो ब्रिक पड़ा, हम पहले बताएं कि ये बेसिकली इकोनॉमी का था। क्या था, मतलब अर्थव्यवस्था को डेवलप करना था। अब होता क्या है कि 2006 में, अब बारी किसकी आती है, 2006 में, इसको मिटा देते हैं, कहानी को समझ लीजिएगा, ब्रिक्स बहुत आसान है, पढ़िएगा, याद नहीं होगा उसे, है ना। अब 2006 में क्या होता है, 2006 में यूएसए में क्या होता है, एक मीटिंग होता है। यहां पर यही यूएसए, ये ना हुआ, यूएस में क्या होता है, मीटिंग होता है। यहाँ न्यूयॉर्क एक शहर है, न्यूयॉर्क में क्या होता है, यहाँ पे मीटिंग होता है, और यहाँ पर यूएन असेंबली का मीटिंग होता है। इसकी मीटिंग होती है, यूएन असेंबली का मीटिंग होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के का क्या होता है, मीटिंग होता है। तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होता है उसमें लगभग सभी विश्व के देश शामिल होते हैं। तो 2006 में न्यूयॉर्क में सभी देशों के क्या होते हैं, सभी देशों के प्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, न्यूयॉर्क में आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। अब होता क्या है कि देखिए, मीटिंग हमेशा थोड़े होता है, मीटिंग का टाइम रहता है 10 से 6 आधा घंटा मीटिंग होता है, बाद में लोग सब क्या चाय पीने के लिए छत पे चला जाता है, ये होता है मीटिंग में। तो आम सभा का जब मीटिंग हुआ 2006 में, तो उसमें इंडिया का, रसिया का, चाइना का और ब्राजील का भी क्या पहुंचा था, विदेश मंत्री पहुंचा था। मीटिंग सब लोग कर लिया, ऐसे विधानसभा का मीटिंग होता है, हल्ला हल्ला होता जाता, सब लोग बायकट कर देता है। तो चारों देश के जो वित्त मंत्री हुए, बोले चलो दोस्त यार, अब मीटिंग हो गया, अब क्या करते हैं, हम लोग घूमने के लिए बाहर में चलते हैं। तो न्यूयॉर्क के एक होटल में चारों मंत्री बैठ करके कॉफी पी रहे होते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर न्यूज का चैनल है, वो फोटो खींच लेता है और बोलता क्या है कि ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने आपस में बैठक किया। बताइए, वो बैठ करके चाय, पत्रकार से पत्रकार से भगवान बचाए, वो लोग बेचारा बैठ करके चाय पी रहे होते न्यूयॉर्क के होटल में। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम जो होता है वो बोलता है कि ये चारों देशों के जो विदेश मंत्री है आपस में बैठ करके ब्रिक का मीटिंग कर रहा है। अब अमेरिका का दिमाग वहीं से हिलना शुरू हो जाता कि भाई ये हो क्या गया, क्योंकि चाइना महाशक्ति, रसिया महाशक्ति, ब्राजील इकोनॉमी से उठ रहा है, ये भारत इकोनॉमी से उठ रहा है, क्योंकि ब्राजील और इंडिया यही दो ऐसे देश हैं ना जो पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है, अदरवाइज कोई खिलाएगा नहीं। ब्राजील में अमेजन जंगल, हमारे दुनिया का फेफड़ा, बहुत कुछ कर सकता है ये अमेरिका का दिमाग घूम गया वो। तो अब होता क्या कि कल होकर के जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बोलता अरे हम लोग तो चाय पीने के, कॉफी पीने के, लोग बोला मीटिंग करने लगा। तब सबके दिमाग में आया कि क्यों ना मीटिंग किया जाए। तो फिर वास्तव में उसके कल होकर के चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में मीटिंग किया और मीटिंग करके यह बताया कि भाई हमारा जो स्थापना 2001 में हुआ था, हमारा स्थापना क्यों हुआ है और हम आगे किस दिशा पे काम करेंगे। तो चारों जो विदेश मंत्री है वो कहते हैं कि देखिए हम सब भाई भाई हो गए। क्या हो गए हैं? भाई भाई हो गए हैं। तो भाई भाई होने के नाते हम अपनी देश पर किसी प्रकार की आपदा आएगा तो मिल करके सहेंगे, चाहे वह साइबर आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, किसी देश के द्वारा हमला किया गया होगा, यानी अगर इंडिया पर कोई हमला करेगा तो हम बचाएंगे, है ना, एक दूसरे की मदद कोऑपरेशन करेंगे। और ये कोऑपरेशन जो होता है हम हर प्रकार से करने को तैयार होंगे दूसरे के देश में। ये मीटिंग वहां पे करता है, ठीक है। तो अब जो देखिएगा कि ये जो होता है 2006 में, ये इनका औपचारिक मीटिंग होता है। क्या होता है? औपचारिक मीटिंग होता है। औपचारिक मीटिंग होता है, मतलब ऐसे ही मिल गया, गलती से मिल जाता है। समझिए कि पहला डेट हो गया, दोनों का पहला डेट हो गया, है ना, चारों देशों का। अब डेट का मतलब ये होता है, कैसे शादी ब्याह तो नहीं डेट पे जाता है कॉफी पीने के लिए। अब देखा सुनी हुआ, पसंद आएगा तो आगे बात बढ़ेगा, नहीं मन होगा तो आगे नहीं बात होगा, खत्म हो जाएगा। तो इनका क्या था? पहला डेट था। डेट का मतलब ये होता है कि अब इन्होंने बात बताया कि हाँ इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभी देश सहमत होंगे तब। अब सभी देश सहमत होगा तब ना बात आगे बढ़ेगा। लेकिन संजोग था कि सभी देश क्या हो गया, सहमत होने, पहला डेट क्या हो गया, मतलब बढ़िया हो गया, अब पसंद कर लिया, अब आगे का बात होता है। तो अब ये क्या होगी, 2006 का जो डेट होता है ये डेट हो जाता है फिक्स। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये करता है कि हम हर साल क्या करेंगे, हम हर साल इसका मीटिंग करेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम संगठन का स्थापना किए हैं
तो जब तक हम हर साल मीटिंग नहीं करते तब तक हम कैसे उसका रिव्यू कर सकते हैं कि संगठन का हमने क्या प्राप्त किया, क्या हमने खोया। ठीक है, तो क्या होता है 2006 के बाद से 7-8 के आसपास में देखिए 2008 के आसपास बहुत मंदी आया हुआ था पूरे विश्व में, तो 1-2 साल तक ज्यादा वो मीटिंग उन्होंने ये लोग करते नहीं है। ठीक है, 2009 ईस्वी में ये रसिया में मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? रूस में ये मीटिंग करते हैं। सभी देश क्या होते हैं, मतलब जो 4 देश होता है ना, वही 4 देश वहां पर जाकर के मीटिंग करते हैं। ठीक है, इस रूसिया का नाम होता है एके, क्या नाम है इसका, एके तिरविन नाम होता है, जगह का नाम होता है, ऐसे कुछ है इनका, एके तिरविन वर्ग, एके तीर वर्ग है, एके तीर वर्ग, तीर वर्ग, हाँ ये वर्ग होता है ना। 2009 में क्या होता है कि रसिया के एके तीर वर्ग में ये लोग क्या करते हैं, मीटिंग होते हैं। और 2009 में ये जो मीटिंग होता है इसको वो लोग मीडिया में बोलते हैं कि ये हमारा ब्रिक का, अभी देखो ब्रिक है, ब्रिक्स नहीं हुआ, अभी क्या है, ब्रिक है। तो ब्रिक का क्या होता है बाबू, पहला सम्मेलन होता है। और पूरा का पूरा ये रसिया में ना जो उसका शहर होता है मॉस्को है, और ये जो शहर है हर जगह पूरा देश का नहीं झंडा गाड़ देता है। देखिए मीटिंग होता है तो एयरपोर्ट से लेकर जहां जहां प्रोमिनेंट शहर होता है सभी शहर में सभी देशों का क्या होता है, झंडा गाड़ा जाता है। तो अब पता है कि भाई रसिया में तो हर जगह का दूतावास है हर देश का, तो सबसे ज्यादा टेंशन होता है अमेरिका को, बाप रे भाई इतना बड़का देश यहाँ की मीटिंग करना शुरू कर दिया। तो झंडा देखिए, अगर किसी दूसरे देश में आपके देश का झंडा, इसका मतलब क्या है कि आपकी अहमियत उस देश में है ना। तो जब 2009 में इसकी पहली मीटिंग होती है तो दुनिया को यह संदेश देता है कि वास्तव में हम अब एक मंच पे आगे गए हुए हैं और हम लोग आपस में मिल करके डेवलपमेंट का वर्क को आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये 2009 में इसकी पहली क्या होती है, मीटिंग होती है, मीटिंग सक्सेसफुल होता है। तो उसके बाद मीटिंग के बाद में जब ये लोग मीडिया से रूबरू होते हैं, तो रूबरू होने के बाद में जब इनसे मीडिया वाला पूछता है कि सर आप लोग मीटिंग किए, किस पर मीटिंग किए हैं, तो इनके प्रतिनिधि बोलते हैं, चारों का जो विदेश मंत्री होते हैं बैठ के बोलते हैं कि हम लोगों ने रक्षा पे बात किया है, हम लोगों ने सामरिक सहयोग पर बात किया है, हम लोगों ने एक दूसरे के आपसी सौहार्द पे बात किया है, हम लोगों ने आतंकवाद से लड़ने पर विचार किया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात बोलता है ना, गलती से निकल जाता है इसके मुंह से कि हम जलवायु परिवर्तन के द्वारा हो रहे निगेटिव प्रभाव को कम करने पर काम कर रहे हैं। जब ये बात निकलता है, ये बात निकलता है ब्राजील के विदेश मंत्री के मुंह से, कि नहीं अनायास कोई बात निकल जाता है तो हिट हो जाता है। तो मीडिया वाला ब्राजील के विदेश मंत्री की इस बात को इतना उछालता है कि दुनिया के सभी देश अवेयर होते हैं कि बताओ कि एक अमेजन जंगल का इतना बड़ा राजा देश है, इसके पास कोई दिक्कत हो रही है, शुद्ध हवा मिलता है, फिर भी ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के कंसर्न है। अमेरिका उद्योग से पूरा धुआं निकाल पूरा पोल्यूशन फैला दिया हुआ है, चाइना पूरा पोल्यूशन फैला के बैठा हुआ है, रसिया पूरा पोल्यूशन फैला के बैठा पड़ा हुआ है, सब पोल्यूशन फैला रहा है। सोचो कि जिसको टेंशन कम है वही ज्यादा टेंशन में है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जब ये बात बोलता है ना तो पूरा देश इससे प्रेम भाव से जुड़ना चाहता है, नहीं हम भी आपके अच्छे काम में सहयोग करेंगे। तब 2010 ईस्वी में अगला साल जो मीटिंग होता है 2010 में इसकी क्या होती है, मीटिंग होती है। तो मीटिंग में जो हमारा ये अफ्रीका कंट्री का एक छोटा क्या अच्छा देश, उस देश का नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है बाबू, दक्षिण अफ्रीका। तो ये दक्षिण अफ्रीका एक लेटर देता है इस ब्रिक्स के हमारे जो मेंबर होते हैं उनको कि सर नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा है, नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ रूस में मीटिंग जहाँ पे हुआ है सर उसका नाम, ये जी सर, इसको ऐसे बोलते हैं YECKTINBURG, सी साइलेंट है, 18 वर्ग बोलते हैं। तो अब क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका क्या करता है उसको, अच्छा ऊपर ही लिख देंगे विकास, दक्षिण अफ्रीका जो है वहां पर क्या करता है, सभी देश को बोलता है हमको जोड़िए। तो दक्षिण अफ्रीका को क्या कर लिया जाता है, 2010 में जोड़ लिया जाता है। और 2010 में जोड़ने के बाद में इसका नाम अब क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। यही ब्रिक्स है जो अभी घूम घाम रहा है। बेटा यहां तक कहानी समझ में आ रहा है रवीना, हो गया? जी सर। हाँ वेरी गुड, बहुत सर बढ़िया। छुट्टी हो गया है सर, लॉज में घर आ गए हैं। अच्छा छुट्टी हो गया है, ठीक है, बंद हो गया है। देखिए अब देखो, अब ये जो धारा है यहाँ इंडिया से लेकर के सीधा जो यहाँ ब्राजील को जोड़ दिए हैं, अब सीधा नहीं जुड़ेगा, अब कहाँ जुड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका, फिर कहाँ जुड़ेगा, यानी अब ये कैसा बन गया देख रहे हैं, अब ये चतुर्भुजाकार बन गया। देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले ये ट्रेन में बैठने का जगह मांगा, साथी पैसेंजर को जगह दे दिया,
इसलिए क्या क्या पैर फैला करके ये बड़ा होता चला गया, है ना। यानी अपने दायरा को पहले देखिए संकुचित था, अब क्या किया, बढ़ा लिया दायरा को। देखो पॉलिटिक्स को समझो, ये आपको मेन मतलब अधिकारी के बहुत काम देगा कि पहले आप किसी के मन में जगह बनाओ, उसके बाद धीरे धीरे आप जो करवाना चाहते हो अपना उसको बैठो पैसा से, चाहे जमीन जगह लिखवाओ, पहले बैठो तो सही। अब इसका क्या एक्सपेंशन शुरू हो गया। अब देखो कि अमेरिका के लिए चिंता का विषय क्या है, पूरा प्रशांत महासागर रसिया चाइना का कब्जा में चला आएगा। पूरा हिंद महासागर पर किसका कब्जा हो जाएगा, रसिया चाइना का। व्यापार तो हो ही रहा है, इंडिया का अपना ये है। अब अफ्रीका, यानी अफ्रीका को बोला जाता है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहीं पर है ना, तो थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो ट्रेड जो मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है ना, तो जो भी ट्रेड होता है वो सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए घूम घाम के जाता है कहीं पर। यानी अब यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर में, यानी अब देख रहे हैं कि जो ब्रिक्स होगा, ब्रिक्स प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इन तीनों महासागर को क्या किया, पकड़ लिया हुआ है। यानी आप पढ़ेंगे अभी डाटा पढ़ेंगे कि जीडीपी में इतना % योगदान देता है, तो ये बीपीएससी पूछा भी हुआ क्वेश्चन में, है ना। यानी अधिकांश व्यापार जो हो रहा है इस व्यापार पर अपना कब्जा कर लिया वो। अब देखिएगा कि 2010 में जब ये हमारा अफ्रीका मिलता है, तो अफ्रीका मिलने के बाद में बहुत सारे देश इससे मिलते हैं, है ना। अब इसमें यह भी होता है कि देखो दोस्त, कोई देश तो गरीब होगा, कोई देश तो अमीर होगा, तो अब क्या करते हैं कि ये लोग सबसे देशी से व्यापार होता है। अब जब अफ्रीका जुड़ जाता है तो अफ्रीका एक ऐसा देश है दक्षिण अफ्रीका का कि जो वास्तव में अफ्रीका, ये तो गरीबी बहुत ज्यादा है, तो अफ्रीका ना अपना जीडीपी से कुछ पैसा निकाल करके ना यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा मदद करता है। जो कुछ गरीब देश है वहाँ पे, जैसे भूखमरी को लिए वो लोग काम करते हैं, वैक्सीनेशन पे काम करते हैं, बीमा निपात में काम करते हैं, इनके वर्क से काफी ये लोग प्रभावित रहते हैं वो लोग, है ना। तो ये जो देश, जब ये चारों पांचों देश मिल गए तो 2010 में क्या बनता है, जब ये ब्रिक्स बनता है, तब ये लोग ब्रिक्स बनने के बाद में ये लोग आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा सोचने का काम करते हैं। क्या करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा सोचने का काम करते हैं, इकोनॉमिकल ये लोग काम करते हैं। इकोनॉमिकल काम का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर ये देखिए कि ऐसे भी रसिया का इसी से तो नहीं पड़ता है अमेरिका का, ठीक है, और अगर रसिया के साथ में जो भी देश जाएगा वो अमेरिका का दुश्मन, मतलब भीतर भीतर माना जाएगा। हाँ, अब होता क्या है कि यूएसए में जो होता है, दो प्रकार के बैंक हमारे पास में है। एक प्रकार का बैंक को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक और एक को बोलते हैं आईएमएफ बोलते हैं। देखो कि ये जो दो प्रकार के बैंक होते हैं ना, ये दो प्रकार के जो बैंक होता है, यही पूरा ठेका लेके रखे हुआ है डेवलपमेंट का, कि जहां जहां गरीबी है वहां हम क्या पैसा देंगे। और वास्तव में ये बहुत ज्यादा काम भी किया है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वाले। अभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वाइब्रेंट विलेज योजना क्या है, शायद 68 या 67 के बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन था ना, जैसे कि ये बिहार हमारा है, ऐसा है ना, बिहार है, चंपारण से लेकर के यहाँ किशनगंज तक का जो बॉर्डर इलाका है ना, वहां पे एक रोड बन रहा है, एकदम बहुत चौड़ा रोड बन रहा है। ये रोड को फंड दिया है वर्ल्ड बैंक, 2004 में ही फंडिंग दिया था, ये 4 से फंडिंग दिया हुआ है। हाँ, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो ये जो योजना है ना, ये वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत ये बन रहा है। ये बहुत सुंदर रोड बना दिया हुआ, ये वर्ल्ड बैंक पैसा दिया हुआ उसको। जब 2010 में अब इतना मजबूत देश बन गया, ब्रिक्स बन गया 2010 में, तब थोड़ा क्या हुआ कि पैसा की कटौती करना इसने कम कर दिया। और ये पैसा केवल यही देना कम नहीं किया बिहार या इंडिया के लिए, बल्कि ये सभी देशों में जितना वर्ल्ड बैंक का पैसा जाता था, IMF का पैसा जाता था ना, उसका सब कटौती करना शुरू कर दिया। तो ये देश लोग बोलते हैं कि ये दोस्त अब नहीं देगा पैसा तो उससे थोड़ी ना कुछ हम बोल देंगे, हम खुद ही बना लेते हैं अपना बैंक को। अपना बैंक, देखिए रसिया अपने आप में इकोनॉमिकल बहुत मजबूत है, डेवलप्ड कंट्री है भाई, चाइना भी को कम नहीं आंक सकते हैं, इंडिया भी ठीक ठाक पोजीशन में है भाई, अपना तो पालने पोस गई। मतलब ये दोनों देश अगर चाहे, रसिया और चाइना चाहे, तो ये बाकी तीनों देश को पाल पोस सकता है, इतना कैपेसिटी इनके पास में है ना भाई। रसिया का पॉपुलेशन छोटा सा है, संसाधन कितना है, प्रशांत से अटलांटिक तक फैला हुआ है रसिया, कम एक्सपेंशन हो रहे हैं, रूस में, यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। तो अब बोलता है दोस्त छोड़ो इसका मोह माया छोड़ो, नहीं कुछ, हम अपना एक नया बैंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नया बैंक बनाते हैं। जरा बताओ कि ब्रिक्स के द्वारा स्थापित किए गए बैंक का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम है सर। हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वेरी गुड प्रकाश, उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। अब देखिए, अब क्या होता है कि ब्रिक्स जो होता है एनडीबी स्थापित कर लेता है। अब इस एनडीबी में क्या होता है कि एक प्रकार की समझ की झोला हो गया, ये क्या हो गया, ये झोला हो गया। इसमें ब्रिक्स भी कुछ पैसा जमा करेगा, रसिया भी जमा करेगा, जिसके पास जितना औकात है उस हिसाब से अपना पैसा क्या करेगा, जमा करेगा।
मतलब और इस पैसा का वो लोग यूज कहाँ करेंगे, ये यूज करेंगे आर्थिक विकास में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो होता है न केवल ब्रिक्स देशों को ही मदद करता है, बल्कि ये विश्व के किसी भी देश अगर मदद मांगता है तो उसको तुम दो, उसको या तो हल्का कम ब्याज पर उसको पैसा देता है। आज जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीका देखिएगा, युगांडा हो गया, नाइजीरिया हो गया, जहां गरीबी बहुत ज्यादा भुखमरी है, महिलाओं का व्यापार होता है, कीमती वस्तुओं का व्यापार होता है, मतलब अवैध तरीके से, उन सबको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और हमारे इंडिया में भी बहुत तरह का ये काम कर रहा है ना, आई बात समझ में। तो ये न्यू डेवलपमेंट जब स्थापना करता है तो अब WBI में का माथा ठनक जाता है कि बताओ हमको छोड़ दिया, तो अब तुमसे पैसा काहे लेगा भाई, जब मेरे पास खुद का बैंक हो गया हुआ है वो। ठीक है, तो अब क्या करता है कि जितने भी ये देश है, सदस्य देश हैं, वो अधिकांश रूप से अब एनडीबी क्या कर रहा है, उसको फंडिंग करता है। और हमारे इंडिया में जितना भी अभी रोड बन रहा है, एनएच बन रहा है ना, वो अधिकांश एनएच को एनडीबी ही फाइनेंस कर रहा है। देखिए वर्ल्ड बैंक भी पैसा छोड़ा थोड़े है, पैसा देता है, लेकिन जब हमारा खुद का कमिटी हो गया तो हम दूसरे में कहाँ चले जाएंगे, दोनों डेवलपमेंट कर रहा है। इसका मतलब हुआ, जरा सोचिए कि एक छोटे से संकल्पना से उपजा हुआ देश या संगठन आज इतना कैपेबल हो गया है कि आर्थिक रूप से कितना मजबूत हो गया हुआ है। ऐसा ही पढ़ा रहे थे 65वीं 66वीं बच्चे पढ़ा रहे थे, दिल्ली से पढ़ा रहे थे, तो उस समय में छह लड़का था, वो 6 लड़का बीपीएससी में लेवल 9 का जॉब मिल गया। तो हमारे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि देखो तुम लोग में होगा कि कुछ लोग संभ्रांत फैमिली से होंगे, कुछ लोग गरीब परिवार से होगा, तो आप लोग जब अधिकारी बनिएगा तो जो विश्वासी व्यक्ति होंगे ना, वो 5-6 लोग मिल करके एक कमेटी बना लीजिएगा। कमेटी का मतलब ये होता है कि 2 लाख रुपया तुम जमा कर देना, मतलब अगर 6 गो व्यक्ति है तो 12 लाख रुपया हो गया ना। ये 12 रुपया तुम इमरजेंसी के लिए रखना, कभी मान लो कि तुम्हारे घर में कोई बहन का शादी हो या मतलब भाई का शादी हो, कुछ इमरजेंसी चला है, उतना मोटा पैसा कहाँ से लेकर के आओगे, तो अगर ये रहेगा पैसा तो क्या होगा, इससे तो अपना यूज कर लोगे और बाद में फिर कमा करके तो सधा दीजिएगा, कमिटी टाइप का हो गया। हाँ, तो अब क्या हो कि 2-3 बच्चा था, उसको बहुत लाभ इससे मिला है। और अब क्या कि इतना पैसा आ गया, तो जो लोग जो ब्लैक मनी का लेवल में, कुछ पर भी बहुत पैसा है, कुछ लोग ब्लैक मनी कमाया है ना, तो वो 4-5 लोग मिल करके, देखिएगा बालू लदने वाला ट्रक होता है, ट्रक का वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, कोई पत्नी के नाम पे है, कोई ससुर के नाम पे लेकर के कर रहा है, और जितना पैसा वो इससे नहीं कमाता सैलरी, उतना पैसा बिजनेस से कमा रहा है। वही काम यहाँ पे किया है कि जो हमारा चीजें हैं ये वास्तव में कूटनीति तो वहाँ पे है ही, लेकिन हमारे जीवन पे भी तो अप्लीकेबल होता है ये, है ना। तो ये डेवलपमेंट जो होता है हमारे यूज का हो गया, किसका हो गया, हमारे ब्रिक्स का हो गया। अब देखिएगा कि ब्रिक्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसका एक्सपेंशन, इसके काम की हर तरफ तारीफ होने लगी कि नहीं ब्रिक्स वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ब्रिक्स ने अपने अच्छे कामों से, विशेषकर जलवायु परिवर्तन पर जो ब्रिक्स काम किया, उससे बहुत लोग प्रभावित भी हुआ है और बहुत लोग इससे जुड़ा भी है। बहुत लोग क्या हुआ, इससे जुड़ा भी है। तो आपने पढ़ा होगा कि जनवरी 2024 में कुछ और देश इससे जुड़े थे, 4 देश जुड़े थे, है ना। तो अब इसकी संख्या कितनी हो गई है, ब्रिक्स जो था वो पहले कितना था, 5 भाई था, और 2024 जनवरी में कितना भाई जुड़ गया, 4 भाई जुड़ गया, तो कितना भाई हो गया, 9 भाई हो गया। तो अब जरा बताइए कि जो 4 गो भाई जुड़ा हुआ है, 4 गो भाई का क्या क्या नाम है, कोई आदमी। सर इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। हाँ, सही। इजिप्ट मतलब मिस्र, जी। इथियोपिया, ईरान, यूए हो गया। इजिप्ट कहां हो गया, यहां मिस्र, यही है ना, एशिया मिस्र जो है अरबियन कंट्री में ही है ना, यहाँ या यहाँ पर है वो मिस्र। इथियोपिया, ईरान भी तो ऊपर चले आइए, इथियोपिया, यूएई यही चले आइए। मतलब देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे कुछ ऐसे कंट्री को टारगेट कर रहा है ये कि जो अपने आप में किसी न किसी क्षेत्र में काफी इंडिश भरा पड़ा हुआ है। जैसे यूएई देखिएगा, अफ्रीका में है, यही डालिए ना, छोड़िए बताइए। तो जो यूएई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्यटन बहुत ज्यादा है। देखो कितना भी दिमाग से निकल गया। यूएई को क्या है, पर्यटन यहाँ बहुत ज्यादा है। ईरान के पास में क्या है, तेल है। ईरान, इथियोपिया के पास में क्या है, पाम ऑयल, जानते हैं, पाम ऑयल नहीं होता जो खाने पीने में यूज हम लोग करते हैं, पाम ऑयल बहुत ज्यादा है। प्लस कि यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है। इजिप्ट में क्या है कि यहाँ पर भी खनिज संसाधन और पर्यटन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यानी अब ब्रिक्स जो है अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को पर्यटन और खनिज से क्या किया, जोड़ करके बढ़ा दिया हुआ है। अब टेंशन नहीं है। देखिएगा अमेरिका किस पे कूदता है,
तेल पे ना और परमाणु शक्ति पे कूदता है, बस दो ही चीज में है वो। उसी के बाद डेवलपमेंट किया अपना सेना का या तकनीक का। जितना इसके पास में परमाणु हथियार उससे ज्यादा रसिया का है। रसिया बोला है ना अमेरिका को, हम तुम इतना परमाणु बम छोड़ेंगे कि तुमको अस्तित्व खत्म कर देगा, टिंग टिंग बोलेगा। तो जितना तेल इसके पास में है उससे ज्यादा तेल तो रसिया के पास में है, तो रसिया को टेंशन नहीं किसी चीज का। वो दूसरी बात यह है कि ये ऐसा ऐसा हथियार का रखा हुआ है रसिया, इसको बोलते हैं एक मतलब सोनिक बम बनाया है ये साउंड पे, वो छोड़ेगा अगर हम है तो हमको पार करके चला जाएगा, हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो टारगेट है उसको इतना ज्यादा साउंड का वेव्स डालेगा कि वो खत्म कर देगा साउंड से मार करके, ऐसे ऐसे बना के रखा हुआ है। तो अब क्या इथोपिया जो ब्रिक्स हो गया वो बढ़ के कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब इसमें क्या हो गए हैं, जो 9 मेंबर हो गए, नहीं अब इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अब जब विकास तेजी से हो रहा है, देखिएगा कि ये सारे देश में अब ये अफ्रीका को ज्यादा क्या करना शुरू कर दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया। अफ्रीका में क्या संसाधन बहुत ज्यादा है, आपको उसको हम गरीब नहीं कह सकते, गरीबी है, हाँ करने वाला कोई नहीं है। तो ये जो 9 देश हो गए, ये 9 देश मिलकर के अब क्या होता है, अब ये ब्रिक्स के बहुत ज्यादा कट्टर मेंबर हो गया, आपस में जुड़ करके यही क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है। अब हम लोग एक चीज और समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर हम बात करेंगे तो अब बात ये भी आता है कि भाई जो ब्रिक्स देश हमारा है, वह ब्रिक्स देश कितना पॉपुलेशन, कितना क्या क्या वो शामिल किया हुआ है। ठीक है, ये आपको लिखना भी पड़ेगा, जो ब्रिक्स हो गया। ठीक है, बताओ तो सुमन, ब्रिक्स की जो कुल आबादी है, जिसे दुनिया का मान लेते हैं कि 100% आबादी है, ठीक है, तो ब्रिक्स में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है आबादी का? सर 40%। 43% है, 40% नहीं है। ठीक है, जीडीपी कितना है पूरे विश्व के, जो जीडीपी को मान लेते हैं 100%, तो इसका जीडीपी कितना है ब्रिक्स के देशों का? 30%। बैकलर की 35% है। तुमको 5% कम ही सुनाई देता है। अच्छा, भूमि में आओ, लैंड, यानी दुनिया का मान लेते हैं 100% भूमि हो गया, तो जितना ब्रिक्स देश और विश्व देश का टोटल लैंड का पॉपुलेशन, लैंड का परसेंट कितना है? 32%। देख लो कितना ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है इसका। और एक आता है निर्यात, यानी एक्सपोर्ट। दुनिया में मान लो कि अगर 100% निर्यात होता है, तो अकेले जो ब्रिक्स के देश है ना, मतलब 9 कंट्री मिलकर कितना करता है, वो करता है 20%। अब जरा सोचिए तो हेमलता मैम कि अगर किसी देश का कलेक्टिव जीडीपी 35% होगा तो कितना पावरफुल होगा वो, पूरे विश्व के 35% जीडीपी। कम थोड़े होता है, बहुत होता है। हाँ, चला जाएगा। तो ये डाटा आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखिएगा कैसे, इसका सबसे अच्छा तरीका देखो हम बता देते हैं क्या है। गोल बनाइएगा, ठीक है, हो गया, और नीचे में जैसे लिखे हैं ना, यहां लिखिएगा विश्व भारिता, 2 बिंदु दे करके 100%, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वेटेज, WEIGHTAGE, वर्ल्ड वेटेज विकास 100%। ठीक है, सर्कल हमारा हो गया, सीधा जोड़ दीजिए, यहां पर लिख दीजिएगा जनसंख्या कितना परसेंट लिखवाए हैं, 41 नहीं 43 लिखवाए हैं, 43% सर। हाँ ठीक है। ऐसे ही जीडीपी कितना, 35%। ऐसे ही लैंड कितना, 40%। 40 नहीं 32% है, 32% बोले सर। हाँ ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट, ये कितना हो जाएगा, 20%। तो देखो ये थोड़ा सा कम बना है ना, मतलब ऐसे बनाना कि पूरा का पूरा चला है, जैसे इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा ऐसे, है ना, बढ़ा दो ऐसे, इसको जनसंख्या मान लो 43%, तो जीडीपी को बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा जीडीपी, इसको मान लो जीडीपी में कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 35, ये लैंड मान लो, है ना, कितना हो जाएगा ये 32, और ये हो जाएगा एक्सपोर्ट 20%। ये बना देखिए में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चले। अभी कुछ और देश अभी मिला है, जो कजान समझौता हुआ है ना, कुछ और देश मिला, वो देश कौन कौन है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, घबराने की बात नहीं है। हो गया, साफ करें इसको, नैना समझ में आ रहा है? हाँ सर। लेकिन लिख करके नहीं भेज सकती हो ना,
हो गया। चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन था जो हमको लिखना होगा। अब हम पहुंचते हैं कजान घोषणा पत्र पे, जो हमको अभी मेंस में काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। देखिए, अब हम ये बताएं कि स्थापना होने के बाद में साले साले क्या होता है, नया इसका मीटिंग होता है। ठीक है बाबू, मीटिंग होने के बाद में अपना जो भी बात निकल करके आता अपना करता होगा, वो दूसरी चीज है। देखिएगा कि अक्टूबर 2024 में, है ना, अक्टूबर 2024 में शायद 22 से था, 22 से 24, 2-3 दिन का मीटिंग था। रूस का एक शहर है कसान, क्या नाम है रूस का शहर कसान, वहां पे ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुआ है। तो मीटिंग जब हुआ तो जो भी हमारे विश्व के कंट्री हैं, देश हैं, उस देश के वहां पे प्रतिनिधि गए थे, पीएम गए थे कि विदेश मंत्री गए थे वहां पे कजान में, पीएम गए थे ना, वैसे पूरा PM हाँ, रसिया का बगल में ना बैठ के एकदम मोदी साहब फोटो खिंचवा में खड़ा होकर, हाँ जिम पिंग पिंग किंग किंग क्या क्या नाम है उनका। अब देखो क्या होता है, यही ब्रिक्स अपने स्थापना काल के बाद में अपने वार्षिक मीटिंग को, यानी जो एनुअल मीटिंग होता है विकास बाबू, उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए रुपेश ये क्या होते हैं, ये 22 से लेकर के 24 अक्टूबर 2024 को ये लोग मिलते हैं रूस के कजान में। कहाँ मिलते हैं बाबू, रूस के कजान शहर में। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर ब्रिक्स देशों के शासनाध्यक्षों का मीटिंग होता है। शासनाध्यक्ष का मतलब, हाँ, मतलब कि वहां के जो पीएम होंगे या वहां के जो पीडी होंगे, मतलब जो राष्ट्र के नेता होंगे, लीडर, उनका क्या होता है, मीटिंग होता है। मीटिंग होने के बाद में हर तरफ अपना भाई 3 दिन मीटिंग हुआ, चाय नाश्ता कॉफी खाना पीना घूमना फिरना सब चलता है। चलने के बाद में जब मीटिंग समापन होता है तो मीडिया पूछता है कि बताइए आप लोग क्या किए, तो वो लोग लेटर दिखाते हैं कि देखिए हम लोग जो मीटिंग किए हैं ना, वो मीटिंग किए हैं तो हम लोग इन मुद्दों पर क्या किए हैं, चर्चा किए हैं। अब इनका मीटिंग होता है, वो होता है बंद कमरे में, वो मीडिया के साथ मीटिंग नहीं करते हैं। जब बंद कमरा मीटिंग हो जाता है उसके बाद में वो मीडिया से रूबरू होते हैं, फिर अपनी बात वो रखते हैं कि हाँ हम लोगों ने बंद कमरे में किन किन मुद्दों पर चर्चा किया, किन किन व्यवस्थाओं पर हम लोगों ने बातचीत की, जो देश के हित के लिए, विश्व के हित के लिए और वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको स्थापित करने के लिए इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, तो 3 दिन मीटिंग किया। 24 अक्टूबर 2024 को, हाँ 24 अक्टूबर 2024 को क्या होता है, एक डिक्लेरेशन घोषित किया जाता है ब्रिक्स के देशों के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कजान घोषणा पत्र। क्या बोलते हैं, कजान घोषणा पत्र, कजान घोषणा पत्र, वही कजान डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब इस कजान घोषणा पत्र में देखिएगा, हर किताब का शुरुआत में ना लेखक कुछ विचार बताता है, जैसे कि प्रस्तावना लिखा हो या आरंभिक लिखा होता है या 2 शब्द लिखे रहते हैं किताब के विषय में। तो जैसे ही पन्ना उलटता है तो पन्ना का जो कवर पेज हुआ इसका कजान घोषणा पत्र का जो कवर पेज होता है, तो यहाँ पे देखिएगा लोगो लगा रहेगा ब्रिक्स का, सब देश का फोटो रहेगा, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का खड़ा एकदम बढ़िया से चमका करके, और लिखा रहेगा यहाँ पे ब्रिक्स मीटिंग 2025, और यहाँ लिखा रहता है कजान घोषणा पत्र। ठीक है, पन्ना जैसे ही पलटिएगा तो सेकेंड पेज जो आता है, सेकेंड पन्ना में लिखा रहता है यहाँ पर थीम। थीम का मतलब होता है कि भाई इसके भीतर का जो पन्ना है उसके भीतर में हम किन किन चीजों की चर्चा कर रहे हैं। नहीं कहा जाता है कि यदि हमको भारतीय संविधान को समझना हो तो केवल हम प्रस्तावना पढ़ लेंगे ना, हम भारत का, तो वही पूरा उसके दर्शन को बता देता है। वही चीजें यहाँ बताया था कि इसके थीम क्या है। तो बता सकता है कोई आदमी कि कजान घोषणा पत्र जो लागू किया गया था वो कजान घोषणा पत्र का थीम क्या था, या आप ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स जो मीटिंग हुआ था ये कैमा मीटिंग था, 16वां मीटिंग था ना, 16वां मीटिंग था। तो ब्रिक्स के 16वें मीटिंग का थीम क्या था, लिख लो, लिखवा लंबा है थोड़ा सा, लिख लीजिए। न्यायसंगत वैश्विक, पहले हिंदी में बोलते फिर अंग्रेजी में बोल देते हैं, न्यायसंगत वैश्विक विकास एवं सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। फिर से बोल देते हैं, न्यायसंगत वैश्विक विकास एवं सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना या बनाना। अंग्रेजी में लिख लीजिए विकास, स्ट्रेंथनिंग multilateralism, strengthening multilateralism for just global development and security, for just global development and security। ठीक है, अब देखिए, अब यहां समझिएगा, देखोगे कि थीम में हमने क्या लिखा है, थीम में लिखवाया है हम लोग
कि न्याय संगत वैश्विक विकास, 2 वर्ड लिखा गया हुआ है, न्याय संगत वैश्विक विकास, उसके बाद लिखा हुआ है एवं, एवं तो जो एक पॉइंट हमारे पास में एक हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा होंगे सुरक्षा के लिए क्या है, बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना या करना, जो भी नाम हो। अब देखो ये 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का जो थीम था वो था न्याय संगत वैश्विक विकास, सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना, यानी 2 प्रकार के व्यवस्थाओं पर उन्होंने ब्रिक्स के नेताओं ने क्या किया, रुपेश, चर्चा किया। पहला बात क्या कहता है कि न्याय संगत वैश्विक विकास, ये कहते हैं, देखो कितना अच्छा बात है, ये केवल चाहता तो यहाँ पर क्या लिख देता, ब्रिक्स का विकास, कोई थोड़ा रोकता, लेकिन क्या बात किया है, ये बात किया है वैश्विक। यदि सोचो कि ये ब्रिक्स कितना लिबरल संस्था है जो पूरे विश्व के विकास को एक ही दृष्टि देखना चाहता है, यानी मेरे पास एक ही आंख है, हम रसिया को भी देखेंगे प्रेम से और हमारा जो दुश्मन देश अमेरिका है उसको भी प्रेम से हम देखेंगे, यानी सभी देशों का हम लोग जस्टिफिकेशन के साथ में न्याय करेंगे, मतलब विकास करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ अमेरिका ज्यादा है तो खुश करने के लिए यहाँ हम ज्यादा विकास करेंगे, युगांडा गरीब है तो यहाँ हम कम विकास, नहीं, जहां जिसकी आवश्यकता। देखिए न्याय संगत वैश्विक, न्याय संगत का एक वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बेसिक जरूरत है ना, उस बेसिक जरूरतों को पूरा करना, इसी को बोला जाता है न्याय संगत। जैसे मान लो हमारे पिताजी ने हमको जन्म दिया, मम्मी ने जन्म दिया, तो उनका काम है कि हम जब तक अपने होश में न आ जाए हमारे लिए वस्त्र की व्यवस्था करना, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करना, हमारे लिए अध्ययन अध्यापन का व्यवस्था करना और हमारी सुरक्षा करना, उनका काम है। इसी वजह से न्याय, और हमारा मान लो अगर भाई है बहन हो तो जितना वो हमको देख रहे उतना ही वो उनको भी देखे, इसी वजह न्याय, किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा, जो भी उसका नीड उसको पूरा कर लीजिए, पूरा दीजिए। तो बताओ कि इतना छोटा सा, समझिए कि मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, मतलब एक विश्व के आधी आबादी का लगभग देश चाहता तो अपने देश के विकास में आगे बढ़ता, लेकिन नहीं, हम सारे देश को बढ़ रहे हैं। कभी सोचे हैं क्यों? इसके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा वसुधैव कुटुंबकम का। इसको लिखना होगा आपको कि ब्रिक्स जो है भारत के द्वारा वर्णित और भारत के दर्शन में वर्णित वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हुए वह अपने व्यक्तिगत विकास को ध्यान में न देते हुए वह सामूहिक रूप से वैश्विक विकास को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, जिसके पीछे वसुधैव कुटुंबकम का जो परिकल्पना है वो चरितार्थ होता है। देखो हर चीज भारत का डाल दो, नंबर कहां नहीं नंबर खूब देगा, दिल खोल के नंबर देता है वो, ठीक है। ये जो आया है यहाँ पे न्याय संगत वाला, ये वास्तव में कौन से कंसोर्टियम से आया हुआ है? ये आया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम से। विकास इसका अंग्रेजी भी वही होता है, वसुधैव कुटुंबकम ही होता है ना, वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक विकास करना, ठीक है। अब देखो दूसरा आता है कि सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद सुदृढ़ करना। देखिए सुरक्षा का मतलब ये हो सकता है कि हमारे देश पर कभी कोई जैविक हमला कर दे, हमारे देश पर कोई ड्रोन से हमला कर दे, हमारे देश पर कोई एलियन हमला कर दे, हमारे यहाँ कोई आतंकवाद आ जाए, हमारे यहाँ कोई क्षेत्रवाद बढ़ जाए, या कोई देश हम मतलब कैसे करके हमारे संप्रभुता पर कोई यदि हनन करे, तो अगर कोई किसी एक देश के पर हम हनन करता है संप्रभुता का ना, तो सभी बहुपक्ष का मतलब सभी देश आपस में मिलकर उसका हम क्या करेंगे? सामना करेंगे। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भूकंप आया था, अफगानिस्तान में भूकंप आया था, नेपाल में आया था, देखे है ना, इंडिया दौड़ के काम किया वहां पर, हेलीकॉप्टर वो अपना जहाज भेजा था, वो वायुसेना वाला एयरफोर्स का हरकुलस विमान भेजा था, उसमें दवा था, भोजन था, सब था। इंडिया के तुरंत बाद पहुंचा रसिया का जहाज, फिर सारे देशों ने वहां पर अपना जहाज उतार दिया। वहां ये बात अलग है कि पाकिस्तान की सरकार ने जो अनाज बच गया उसको सरकारी कोटा से देना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत गरीबी से भी गुजर रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी, बहुत गरीबी से गुजरता है। तो ये भेज दिया, तो ये क्या कह, यही नहीं कहता है कि भाई हम जो कॉन्सेप्ट हमारा उसी को लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा डिराइव्ड फॉर्म में देखते हैं कि कजान घोषणा में आखिर हुआ क्या, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ रहा है बाबू सबको? चलिए चलिए, अब ये तो रहा उसका थीम। अब थीम में एक पन्ना और पलटाते हैं, तो उसमें आता है महत्वपूर्ण बिंदु, यानी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स को, यानी जो कजान घोषणा हुआ है ब्रिक्स का उस कजान घोषणा में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो किन किन मुद्दों पर उन्होंने सभी देशों में करके चर्चा किया, ठीक है। सबसे पहला जो चर्चा किया हुआ है वो चर्चा किया हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुधार पर।
यूएन रिफॉर्म पे। देखो, अच्छा लिख लीजिए, फिर हम उसको डिराइव कर देते हैं। 1 पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट ऐसे लिख लीजिए, समझा देते हैं फिर लिखवा करके। पहला लिख लिए, सेकंड लिख लीजिए स्वतंत्र भुगतान प्रणाली, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भुगतान प्रणाली। तीसरा लिख लीजिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग, यूजेज ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। तीसरा में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग, यूजेज ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। हाँ राष्ट्रीय, हम क्या लिखा, अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं का। हाँ अगला लिख लीजिए फिलिस्तीन का समर्थन, फिलिस्तीन का समर्थन, सपोर्ट टू फिलिस्तीन। पांचवा नए साझेदार देश का स्वागत, वेलकम टू न्यू पार्टनर कंट्री, नए साझेदार देशों का स्वागत। अगला पॉइंट यूक्रेन संघर्ष का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन देश का समाधान। अगला लिख लीजिए पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना, क्रिटिसिज्म टू वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शंस, पश्चिमी देशों की आलोचना। ब्रिक्स अनाज विनिमय, ब्रिक्स अनाज खाने वाला अनाज, अनाज विनिमय, ब्रिक्स अनाज विनिमय। अगला लिख लीजिए, अगला पॉइंट वित्तीय नवाचार, वित्तीय शायद 8वां या 9वां पॉइंट होगा, वित्तीय नवाचार। अगला पॉइंट लीजिए 10वां G20 को मान्यता, G20 को मान्यता। अगला पॉइंट लिख ली, अगला पॉइंट भविष्य की महामारियों की रोकथाम, भविष्य की महामारियों की रोकथाम। अगला है बिग कैट का संरक्षण, बिग कैट का संरक्षण। अगला पॉइंट जलवायु परिवर्तन का मिलकर सामना करना, जलवायु परिवर्तन का मिलकर सामना करना। हो गया। अब इतना पॉइंट बहुत है उसको मेंस में लिखने का। अब इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं क्योंकि वो समझना जरूरी। देखिएगा हमने बताया बहुआ कि कजान घोषणा जो होता है, घोषणा का थीम देख लिए। अब जो मेन बिंदु कहाँ है, जो 3 दिन लोग जो बैठा ना, खाना पीना खाया, रसिया का बहुत पैसा खर्च करवाता है यहाँ का लोग सब। भाई रसिया गया, घुमा फिरा, अपना मीटिंग भी किया, यही मेन पॉइंट निकल करके। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखवाया है कि संयुक्त राष्ट्र सुधार। देखिएगा कि जब सभी ब्रिक्स के देश आपस में मीटिंग कर रहे थे रसिया के कजान में, तो उसमें बात ये भी है कि देखिए जो संयुक्त राष्ट्र में है ना, चाहे संयुक्त राष्ट्र महासभा हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो, या संयुक्त राष्ट्र का जो भी विंग काम चलता हो, तो संयुक्त राष्ट्र पर किसका मोनोपोली चलता है? अमेरिका का चलता है। हाँ अमेरिका का चलता है, चाइना का, मतलब जो ज्यादा पैसा उसका चलता है। और दूसरा बात है हाँ जो भी कमजोर पक्ष वाले हैं उनको नहीं देखता है। तो इस देशों ने बोला विश्व वाले, बताइए कि रसिया, अमेरिका जो है और चाइना जो है इसको दबा के रखा हो यूएन को, और यूएन जो होता है कभी भी बेहतर काम नहीं कर पाता है। देखिएगा कि अगर यूएन वास्तव में मजबूत होता तो रसिया यूक्रेन युद्ध का जो खत्म कर दिया होता, फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध को खत्म कर दिया होता, विश्व में जो भूखमरी है वो खत्म कर दिया होता, विश्व में आतंकवाद है वो खत्म कर दिया होता, विश्व में जो साइबर क्राइम है वो खत्म कर दिया होता। एक देश का मतलब जो अपराधी होता है, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, कौन कौन मोदी है ना, यहाँ कांड करता है, विजय माल्या भाग जाता कहाँ? ब्रिटेन में, है ना। तो अगर इस प्रकार का व्यवस्था होता, यूएन मजबूत होता, तो भाई जो देश जिस समस्या से आप उसको वापस लौटाइए। दूसरा बात यह भी है कि भारत बार बार कहता है ब्रिटेन को कि सर आप हमारे यहाँ शासन की अच्छी बात है, कम से कम हमारा धरोहर हमको दे दीजिए ना। यहाँ तक बोला कि कोहनी हीरा आप रखिए, महारानी को रहने दीजिए, उसको महारानी का बाल बच्चा रखे, बाकी जो हमारे तलवार लेके गए हुए हैं, शिव जी की मूर्ति है, जो भी है आपको भेज दीजिए, धरोहर है वो नहीं दे रहा है। तो सभी देशों ने आरोप लगाया है रुपेश कि अगर यूएन मजबूत होता तो हर देश की समस्याएं समाप्त हो गई होती। तो अगर यह इसकी कोई उपयोगिता नहीं है ना, तो क्यों हम इसको पैसा दें? या तो इसको समाप्त कर दें, या इसमें हम कुछ इसकी नीतियों को कुछ ऐसे परिवर्तित करें कि इसके द्वारा बोली गई बातें सभी विश्व पर बाध्यकारी हो। अगर यूएन पावरफुल होता, ब्रिटेन को बोलता है ब्रिटेन उसको वापस करो, तो आप इतना मजबूत बनाइए ना कि अगर ये बोले तो ब्रिटेन ना कह सके।
बार बार सबसे पहले मीटिंग में यही मुद्दा उठता है नैना कि जो यूएन होता है वास्तव में क्या है। यूएन हमारे भारत के राष्ट्रपति जैसा है, जो पद तो है लेकिन सारा काम करता है प्रधानमंत्री जैसा। ये पर पूछा था ना बीपीएससी मेंस में कि हमारे देश के राष्ट्रपति एक बूढ़े व्यक्ति के समान है जिसका कि कोई नहीं सुनता है, लेकिन उसका पद का बस गरिमा है। यही बात है ना, यूएन का बस यही काम होता है। दूसरी बात यह है कि यूएन का स्थापना इसलिए भी किया गया था कि विश्व से भूखमरी और गरीबी को समाप्त किया जाए। तो अपने स्थापना से आज तक तो वो कुछ करवे नहीं किया, तो काहे इसको ढो रहे हैं, हम क्यों पैसा देंगे, इसको नहीं देंगे, नया संगठन बनाएंगे। तो अमेरिका वाला अलग, ये ब्रिटेन वाला अलग बोलेगा। ये जैसे इन लोग क्या करता है, टेबल रहता है ऐसी कुर्सी रहेगा है, हाँ मतलब यहाँ सब प्रेसिडेंट हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और पीछे उसका चेलवा चपाटी बैठा रहता है, आईएफएस वाला, ये सब डैडी वाला है ना, और सबके पास माइक लगा हुआ होता है। मान लो कि यहाँ मोदी और यहाँ रसिया या चिंगपिंग है, तो मोदी को चाइना समझ में नहीं आता है, चीनी मंदारिन भाषा, और चिंगपिंग को हिंदी समझ में आता है। तो मोदी बोलेंगे हिंदी में यहाँ, और यहाँ मशीन लगा होता है, ट्रांसलेशन मशीन तुरंत ट्रांसलेट करके वो सारे लैंग्वेज को सुनाई दे देगा, वो बोल दे देगा, ट्रांसलेट कर देता है वो। तो मोदी बोलेगा ना ना ये अच्छा चीज है, चाइना बोलेगा ना ना बेकार चीज है, अपना झगड़ा करने लगता है। तो अपना वही बात निकलता रहता है, वही वहां भी घाव जाम होता है ना। एक बात पूछना है सर। हाँ बताइए सर अब सर पहला सर पॉइंट था संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सर। जो चाइना है सर, भारत को अस्थायी मेंबर से लेने नहीं देता सर, वीटो लगा जाता है। तो यहाँ पर इस बात को सपोर्ट कैसे कर रहा है चाइना सर, जबकि अमेरिका सर, फ्रांस हो सर, बाकी देश सर भारत के पक्ष में है सर। तो चाइना के चलते सर भारत अस्थायी मेंबर नहीं बन पा रहा है यूएन में। देखिए एक प्रकाश बाबू का प्रश्न है कि सर चाइना जो है, चाइना उसका बहुत बड़ा समर्थक है इसका संघ का, ठीक है। भारत यूएन का स्थायी मेंबर बनना चाहता है, चाइना क्या करता है, अपोज करता है। जबकि अमेरिका समर्थन कर रहा है, कुछ और समर्थन कर रहा है, चाइना इसको विरोध कर रहा है ना। एक बात बताइए प्रकाश, आप जिससे दोस्ती किए होंगे, क्या गारंटी है कि आपको मुंह पर तो अच्छा अच्छा बोलता लेकिन उसके भीतर, उसके मन में भी आपके प्रति अच्छी भावना हो? कोई गारंटी नहीं है ना। तो हम लोग एलायंस बनाए हैं ना, केवल एलायंस बनाए तो कोई, अगर देखिए अगर ये एलायंस मजबूत हो जाता तो हमको जोड़ते नहीं पड़ता किसी चीज सपोर्ट का। एलायंस बस हम दिखाने के लिए बनाए हैं। अगर वास्तव में चाइना को प्रेम होता किसी से, हमारे इंडिया से, तो हमारा एलएसी पर प्रभावित नहीं करता, अरुणाचल को नहीं छीनता, कश्मीर को नहीं परेशान करता वो। तो ये एक दूसरा मुद्दा है। आप जो बोले ना कि समर्थन क्यों नहीं करता, ये हम लोग इसी चैलेंज में पर क्या क्या चुनौतियां हैं भारत का विश्व के साथ में, है ना। बहुत चीजें हैं कि जो रसिया भारत को नहीं देता है, बहुत चीजें हैं जो इंडिया नहीं देता है चाइना को या रसिया को नहीं देता है, बहुत व्यवस्थाएं हैं वैसी। तो हम किसी के व्यक्तिगत व्यापार को या व्यक्तिगत भावना को यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे समूचे खजान घोषणा का। व्यक्तिगत चर्चा कब करेंगे, जब हम इस पॉइंट पर आएंगे, भारत के लिए महत्ता क्या है और चुनौती क्या है, तब हम इसको एलेबोरेशन करके पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि यूएन को सुधार करने का वो बात कर रहा है ना। देखिए इसको समाप्त तो फिर नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसका बहुत, इसके इससे ना बहुत चीजें इंप्रूवमेंट भी हुआ है, लाभ नहीं मिल पा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखवाया है, स्वतंत्र, ये क्या सेकंड पॉइंट, स्वतंत्र भुगतान प्रणाली है सर। हाँ स्वतंत्र भुगतान प्रणाली है। अब देखिए ये क्या चीज होता है। अब देखिएगा जैसे मान लो कि कोई रसिया का व्यक्ति है, रसिया का व्यक्ति हमारे इंडिया में आता है, तो पहले क्या होता था, पहले वो लोग एयरपोर्ट पे रसिया को इंडिया रुपये में चेंज करवाता था, या हम जाते थे कहाँ, रसिया में, तो हम इंडियन पैसा तो रसिया में चेंज करवाते थे, तब अपना घूमते फिरते थे। स्वतंत्रता प्रणाली का मतलब ये होता है कि यह जो भी 9 देश का मेंबर है ना, ये अपने यहाँ एक ऐसे करेंसी का डेवलपमेंट करने पर विचार कर रहा है, चाहे सिक्का हो या नोट हो, जो उन सभी देशों में चलेगा, मान्य होगा उनका। जैसे मान के चलिए कि अभी हम लोग, हमारे यहाँ रुपया चलता है, जापान का येन है, या बोल दे इसका क्या नाम है, चाइना का कुछ, हाँ रिंगबिंग रेनमीबी कुछ है वो, अच्छा चाइना का, हाँ चीज है, सबका मुद्रा का नाम अलग अलग है। लेकिन ये क्या चाहता है कि ये एक ऐसा सिक्का बनाए कि जिसको हम लोग नाम डाले ब्रिक्स मुद्रा। क्या नाम डाले, ब्रिक्स मुद्रा। और ये पैसा हमारे इंडिया में भी चले, ये पैसा हमारे ब्राजील में भी चले, मतलब हर जगह वो चले। इससे होगा क्या, इसको आपको हर जगह चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। अब ये पैसा को ये लोग चाह ये रहा है कि हम स्वतंत्र भुगतान प्रणाली वाले को, इसको हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में बना। इसे देखते हैं कि डॉलर क्या इंटरनेशनल मुद्रा है, हर जगह चलेगा वो चेंज करके, है ना। लेकिन हाँ
जैसे यूरोपियन कंट्री का है ना यूरो मुद्रा चलता है, वैसे ही चाहता है कि हम एक ब्रिक्स मुद्रा बनाएं जो सब जगह वो चले। तो इस पे काम करेगा, इसमें आया है घोषणा में, आज में कल तो बना ही लेगा वो। तो ये घोषणा का सेकंड पॉइंट क्या है कि ब्रिक्स देशों ने आपस में मिलकर, इसका हम नोट्स आपको दे देंगे, पहले समझ लो कि ब्रिक्स देशों ने कजान घोषणा में आपस में मिलकर स्वतंत्र भुगतान प्रणाली विकास करने का विचार किया है, जिसके तहत वो लोग ब्रिक्स मुद्रा बनाने पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्या है, हाँ राष्ट्रीय मुद्राओं का, अच्छा हाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, चाहे एन हो, चाहे मतलब डॉलर हो, रियाल हो या कुवैती दिनार हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्रा होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो होगा उसको हम लोग अपने देश में ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि हमारे इंडिया में इकोनॉमी मजबूत होने का कारण ये भी है ना कि हमारे यहाँ दिनार आता है, रियाल आता है, और अभी लोग काम करने जाता है ना, तो इसको पता है ब्रिक्स देशों को। देखिए कि जो गरीब कंट्री है हमारा है ना अभी, वो गरीब कंट्री को तभी मजबूत हो सकता है जब मेरे पास में विदेशी मुद्रा है, वो भी विदेशी मुद्रा अधिक मूल्य वाला लेकर के हमारे। आज देखते हैं सिवान, एक समय था जब सिवान के लोगों को खाने के लिए आफत था, बहुत कोई थी वहां पर वो, लेकिन आज सिवान में किसी के घर में कोई लखपति से कम तो है ही नहीं है, वहाँ फूस का मकान तो मिलेगा ही नहीं आपको सिवान में। और हमारे बिहार में दो ही जगह जमीन महंगा मिलता है, एक है भिट्ठा मोड़ बॉर्डर पर नेपाल में, और दूसरा है हमारा सिवान में। एक कट्ठा का मिलता है 8 करोड़ 9 करोड़ ऐसे कट्ठा बिकता है सिवान का। पैसा सबके पास बोली लगता है वहां जमीन का, इसीलिए सब। तो सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो होता है इसके उपयोग को हम बढ़ावा देंगे तो हमारे पास में इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होगा, और ज्यादा होगा। और देखना आने वाले हम लोग 247 तक बोले हैं ना कि हम विकसित हो जाएंगे, और इंडिया हो जाएगा वहां पर, क्योंकि इंडिया में फॉरेन करेंसी बहुत अभी आ रहा है, हो जाएगा उस हिसाब से, है ना। तो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्राएं हैं उनको अपने यहाँ लाने का प्रोत्साहन कर रहा है। इसके लिए क्या कर रहा है, इसके लिए एक उपाय किया है कि हम लोग निर्यात को बढ़ावा देंगे। क्या करेंगे, निर्यात को बढ़ावा देंगे। यहाँ गोल बना के लिखे, निर्यात में हिस्सा बहुत ज्यादा हम लोग का हो गया हुआ है। तो निर्यात, अपने यहाँ जो भी संसाधन है हम सब निर्यात को करेंगे। अब देखो चाइना को पता नहीं भगवान कौन सा मतलब अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि चाइना में कभी ये मिला है मिनरल्स में, उसको बोलते हैं चाइना मिट्टी, उसको बोलते हैं क्ले सॉइल होता है बेसिकली, वो विश्व में और कहीं नहीं मिला है। एक केवल हमको भागलपुर के पिरपैती में थोड़ा जगह पे मिला है, बाकी केवल चाइना के पास में क्ले। उसका सबसे खासियत बात ये है ना कि जो क्ले मिट्टी होता है वो 1000 डिग्री से भी ज्यादा तापमान को सह सकता है, छुइएगा तो गर्म ठंडा ही ठंडा रहेगा। इसका यूज हम लोग परमाणु भट्टी में कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग बड़े बड़े उद्योग में जो चिमनी गर्म हो जाता है मशीन को ठंडा में कर सकते हैं। तो चाइना का मोनोपोली चलेगा, अमेरिका से क्या लेगा, पैसा लेगा, कि तुम डॉलर तो मनमोली पैसा लेगा वहां से। तो सभी देशों ने आप बोला है कि आप अपने यहाँ जो अच्छे मिनरल्स है उसका खोज कीजिए, और हम लोग उसका क्या करेंगे, इंटरनेट ट्रेड करेंगे, जो हमको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को क्या करेगा, उद्युक्त करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा। आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट क्या लिखवाए हैं, हाँ फिलिस्तीन का समर्थन। फिलिस्तीन का समर्थन। अब देखिए आप सब लोगों को पता है, कुछ दिन पहले पढ़े थे कि फिलिस्तीन का मुद्दा खूब चल रहा है ना, खूब चल रहा है फिलिस्तीन का और इजराइल का। तो सभी ब्रिक्स के देशों ने कहा देखिए कि हम लोग अगर विश्व में कहीं भी झगड़ा होता है या युद्ध होता है ना, उसका प्रभाव केवल उसी दोनों देश में नहीं पड़ता है, हम भी प्रभावित होते हैं। और जब तक ये इजराइल फिलिस्तीन आपस में विवाद में रहेगा, झगड़ा में रहेगा, तो उससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमारा काम है विश्व में शांति स्थापित करना ना, तो शांति स्थापित हम कहाँ कर पा रहे हैं, इतना दिन से लड़ाई लड़ रहा है, ये वहाँ गाजा पे बम फेंक रहा है, और फिलिस्तीन वहाँ इजराइल पर बम फेंक रहा है, बम ये सब हो रहा है, छोटे छोटे बच्चा मर रहा है बम से या बड़े बड़े स्थितियों से। तो अब क्या कहता है कि जो गाजा, ये इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद है, इसी फिलिस्तीनी विवाद का एक ही समर्थन हम लोगों ने पढ़ा था उसको फिलिस्तीन में 2 राज्य सिद्धांत को लेकर के। यानी ये कहता है, ये फिलिस्तीन राज्य को समर्थन करता है। इनका कहना है सभी देश का, जो ब्रिक्स के देश है ना, वो बोलते हैं कि फिलिस्तीन वास्तव में फिलिस्तीन ही ना, हम बताए थे कि फिलिस्तीन पहले कैसा था सुमन, वो तो बताए थे ना, ये सब क्या था, ये सब फिलिस्तीन था। इसने क्या किया, छोटा सा जगह दिया किसको, इजराइल को। ये क्या किया, खा गया किसको, फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन कहाँ आ गया होगा, बस इतना ही तुम्हें समझ गया होगा। अब बाकी सब पर किसका राज हो गया, इजराइल। गलत तो इजराइल है ना। तो सारा ब्रिक्स का जो देश है वो बोल रहा है कि फिलिस्तीन को वापस अपना जो देश है, जो सीमा है, वो उसको दे दिया जाए, इजराइल को अपना अलग सीमा दे दिया जाए। क्योंकि दोनों राज्य अपना सीमा लेकर हट जाओ भाई, तभी ना शांति बनेगा। इजराइल है थे ना, हम इसको मिटा करके ही रहेंगे, मतलब मिटा करके रहेगा। अब देखो क्या होता है।
सोचो कि अमेरिका जैसा शक्ति नहीं शांत करवा पाया, रसिया जैसा शक्ति इसको शांत नहीं करवा पाया, किसको, इस वाले युद्ध को। यूएन का औकात है शांत करवाने का, हाँ सपोर्टे कर रहा है, बहुत चीजें हैं। तो इनका काम है कि हम फिलिस्तीन को समर्थन करेंगे, और ब्रिक्स के जितने भी देश हैं ना, इवन कि इंडिया भी, वो भी दो राज्य सिद्धांत का बात करता है कि हाँ अमेरिका, ये फिलिस्तीन अलग हो जाए और इजराइल अलग सीमा हो जाए, ताकि शांत मन से हो रहा है। क्योंकि इसको देखा देखी ना और सारे देश क्या होंगे, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। बात समझ में आ गया। अब यहीं पर ना आलोचना में पढ़ेंगे, रसिया एक तरफ बोलता तो है अलग हो जाए, तो तुम कहा यूक्रेन से लड़ रहे हो तो भी छोड़ दो उसका साथ, तुम्हारा भी तो पड़ोसी है ना यूक्रेन, छोड़ दो उसका तुम साथ, बोलता है ना। तो भाषण देना आसान होता है, जब खुद पर पड़ता है ना तो बहुत कूटनीति वहां समझ में आ जाती है ना। तो खैर ये चीजें हैं कि अपना समर्थन किया, कम से कम अच्छी बात है। और यहाँ मजे की बात जान लीजिएगा कि कजान बिंदु में रसिया यूक्रेन पर भी बात हुआ था, तो रसिया उसको बॉयकॉट कर दिया। क्या होगा आगे हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखवाए हैं, हाँ नए सरदार का स्वागत। हाँ, नए साझेदार देश का स्वागत, साझेदार देश का स्वागत। अब देखिए इसमें क्या था कि 2024 में मीटिंग हुआ था, तो 2022 और 2023 में विश्व के कुछ देश थे, जिस देश ने ब्रिक्स को क्या किया, लेटर भेजा कि सर हमको भी अपना में क्या कीजिए, जोड़ लीजिए कि हम भी आपके बहुत ज्यादा क्या आएंगे, काम आएंगे। तो इस कजान वाले मीटिंग में 13 नए देशों को क्या कर दिया गया, ब्रिक्स में शामिल किया गया। तो उसको शामिल नहीं, मतलब उसको सदस्य नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको क्या कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि अब ब्रिक्स जो है इन 5 देशों, मतलब 9 देशों के अलावे इन सभी देशों को आपस में लेकर के व्यापारिक हितों को साधेगा। ठीक है, कितने देश हैं वो, इसमें टोटल ध्यान रखिएगा, 13 देश को साझेदार बना, यानी अब व्यापारिक संबंध जो होगा, बाकी 9 सदस्य है ना जी, 9 पहले से थे, 13 को ये, तो ये अभी इसको सदस्य का दर्जा नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। ये केवल किसी पर्यवेक्षक बोलते हैं, केवल इसको सदस्य मतलब ये साझेदार देश का घोषित कर दिया गया हुआ है। अब ये 13 देश कौन कौन है वो लिख लीजिए, अल्जीरिया कौमा बेलारूस कौमा बोलीविया, अल्जीरिया बेलारूस कौमा बोलीविया कौमा क्यूबा कौमा इंडोनेशिया कौमा कजाकिस्तान कौमा मलेशिया कौमा नाइजीरिया कौमा थाईलैंड कौमा तुर्की कौमा युगांडा कौमा उज्बेकिस्तान कौमा वियतनाम। अब देख रहे हैं जो 13 को देश है उसमें एशिया का भी देश है, अफ्रीका का भी देश है और दक्षिण अमेरिका का भी देश सब है। यानी अब जो ब्रिक्स देश है ना, अपने व्यापारिक गतिविधियों को एक्सपेंशन कर रहा है। वियतनाम आ गया, क्यूबा आ गया, इंडोनेशिया आ गया हुआ है, युगांडा आ गया हुआ है, हर जगह एक्सपेंशन वो कर रहे हैं। अल्जीरिया आ गया हुआ, अल्जीरिया में खजूर बहुत होता है, खाते हैं ना, ड्राई फ्रूट में बहुत होता है, खजूर हो गया, पाम ऑयल हो गया, जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो फिर से कहवा बहुत ज़्यादा अधिक होता है वहाँ पे। तो अब उसका व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये जो कजान वाले में ये 13 नए साझेदार देश पर क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। ये आपको सर किसी किताब में सर नहीं मिलेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट पर ये था, है ना। तो किताब हम नहीं पढ़े थे, अब होगा तो अच्छी बात है। ये समझ में आ गया सुमान? चलो अगला क्या लिख रहे हैं, यूक्रेन संघर्ष का समाधान। हाँ, यूक्रेन संघर्ष समाधान। हम जरा बताओ, रसिया में हम बैठे हुए हैं और रसिया को ही बोलेंगे कि सर आप यूक्रेन पे हमला मत कीजिए, वो आप तुमको छोड़ेगा? तुरंत जहाज में लादा के बोलेगा जाइए इंडिया घूम के आइए। तो कोई भी व्यक्ति जो था, चूंकि मीटिंग था, ओपन मीटिंग था, वहां पे किसी प्रकार की संप्रभुता की बात नहीं थी। सब लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भाव, प्रेम के परिकल्पना को लेते हुए रसिया के पुतिन से, जो प्रेसिडेंट है, उनको अनुरोध किया कि सर आप बहुत युद्ध कर लिए, तेल के कुआं में आग लगा तो धुआं फेंक रहा है, तो हम जो जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, दुनिया को हम क्या संदेश देंगे कि जो बड़ा कंट्री है आप ही इस चीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो छोटा सा कंट्री कहाँ से फॉलो करेगा, कि आप उसको क्या कीजिए, मतलब समाधान निकालिए। ये नहीं बोला कि उसको बंद कर दीजिए, बोला क्या कि अगर यूक्रेन से कोई विवाद आपको किसी बात को लेकर के है तो आप दोनों देश बैठिए आपस में और बात कीजिए कि क्या समस्या है। देखिए ये जो दोनों देश पड़ोसी है, तो पड़ोसी
झगड़ा जो होता है ना, इसमें तीसरा लोग मजा लेता ही लेता है। दो पड़ोसियों के बीच के संघर्ष के समाधान को दोनों पड़ोसी मिलकर के ही बात कर सकता है। तीसरा जहां कूदेगा वो क्या होगा, वो यहां भी आग लगाएगा, वहां भी आग लगाएगा। लेकिन देखो कि यूक्रेन के हिम्मत को दाद देना चाहिए कि छोटा सा देश है यूक्रेन, इतना बड़ा महापावर से लड़ रहा है, एक बड़ी बात होती है। मुर्ता तो है ही, अब क्या कीजिएगा, खतरा ही है, जिद्दी है वो। तो ये यूक्रेन संघर्ष विमान में कजान घोषणा में ये भी बात कहा गया, जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उन्होंने रसिया के पुतिन से आग्रह किया कि सर इसका, ये नहीं बोले बोला कि इसका समाधान निकालिए। तो जब ये बात बोला, पुतिन हाथ उठा, इसे देखिएगा हम उतना ऐसे हमेशा रहता है, इसे चल देगा, उठाया चल दिया, ला माथे चाहे फिर नहीं आया दोबारा में। इसलिए पुतिन जो है ना, देखिएगा पुतिन का आयु लगभग 80 वर्ष के आसपास में, देख रहे हैं कितना हट्टा कट्टा है। और हमारे यहाँ 50 साल के बाद में, ए बेटी ठेवना दर्द करा था, चलो तेल लगाता था, ठेवना दर्द हो जाएगा, आंख चश्मा लगा लेगा, ये समझते वो समझ, देख रहे हैं कितना अभी तक फिट है वो, लगता है 80 वर्ष का बुढ़ा हुए पुतिन। एक्चुअली वो लोग कमांडो का वो ट्रेनिंग लिए हुए हैं पुतिन, वहाँ का बड़ा कोई खतरनाक कमांडो होता है रसिया का, उनके वो अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए उनका हाथ हमेशा ही रहता है। देखिएगा जो भी रहेगा एकदम हाथ से रहता है, एक हमेशा साइलेंट रहेगा, इसी चलेगा, पुष्पा से चलते रहते हैं वो लोग, है ना। तो खान पान का बड़ा असर होता है उनके यहाँ। तो बोला कि भाई बंद कीजिए, लेकिन अब नहीं कर रहा है, अब देखिए क्या होता है, वो चलेगा तो क्या सुनाई देगा इसे, बस। लेकिन था कि हाँ हम लोगों ने बात किया, दुनिया को दिखाया कि हम लोगों ने यूक्रेन संघर्ष पर भी बात किया है और हम सभी देश कंसर्न है इस मुद्दे को लेकर के। आगे बढ़े, अगला क्या लिखवाए हैं सर? पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना। हाँ, पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना, ये क्या है जरा देखिए तो रुपेश। पश्चिमी प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि जो हमारे पश्चिमी देश है, ये हो गया ना, इसे बोलता है पश्चिमी प्रतिबंध। जो अमेरिका है ना, देखिएगा कि अमेरिका जो है भारत के बहुत सारे एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है ना, निर्यात टैरिफ बढ़ा देता है। ब्राजील से कोई माल जाता है तो ये क्या करता है, टैक्स को बढ़ा देता है, टैरिफ लगा देता है। आप ये कह लीजिए कि केवल हमारे ब्रिक्स देशों के साथ नहीं होता है ऐसा, बाकी जितना भी विश्व है, जापान भेजा, श्रीलंका कुछ भी भेजता है, तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, बेसी पश्चिमी का मतलब अमेरिका को ही समझिएगा। अमेरिका बहुत ज्यादा क्या लगाता है, बहुत प्रकार प्रतिबंध लगाता है। अब देखे होंगे ना कि हमारे यहाँ देखिए पैरासीटामोल टेबलेट जो होता है, उन्हें बुखार में खूब खाते हैं, वहां पर क्या है इंडिया में, वहां पर अमेरिका में बैन लगा हुआ है। एक हमारे यहाँ अल्फांसो खूब खाते हैं, अमेरिका क्या किया है, बैन लगा के रखा हुआ है। हमारे यहाँ का 80% से अधिक दवा जो हम लोग खूब चाव से खाते हैं, वो अमेरिका क्या किया, बैन लगा के रखा हुआ, लेकिन हम नहीं, बहुत खराब क्वालिटी का दवा आपके यहाँ बनता है वो। तो भाई अगर हम उत्पादन कर रहे हैं और आप हमको बैन लगा दीजिएगा तो हम व्यापार कैसे करेंगे। एक समस्या मेरे पास में आया, तो कजान के समझौता में ये भी आया, देखिए अमेरिका का नाम खुल के नहीं बोला, अरे पश्चिम में कौन ज्यादा पावरफुल है, अमेरिका ही है ना। सीधे बोला कि पश्चिम के जो भी कंट्री है, हमारे निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है, चाहे वस्तु का निर्यात हो, चाहे संसाधन का निर्यात हो, या हम काम करने वीजा बनवाना हो, या वहां रहने का, वो तो कब रिस्ट्रिक्शन है ना, इस प्रतिबंध को जब तक समाप्त नहीं करेगा या कम नहीं करेगा ना, तब तक हम पूरे विश्व का विकास कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कजान समझौता में सभी देशों ने इस बात को बहुत मुखरता से रखा कि जो पश्चिमी देश विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उस प्रतिबंध को या तो कम करें या उसको समाप्त कर दे, तभी तो हम आगे बढ़कर बैठेंगे, है ना। मतलब आप हमको बुला भी रहे हैं, बोलते हैं कि आइएगा, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कौन जाएगा आपके यहाँ, भाई बताइए। हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ जाएंगे, आपके यहाँ खाना पीना खाएंगे और बोर्ड लगाई मिलेगा बाद में, आप तो हम ही उल्टा ले रहे हैं। तो हमारा निर्यात प्रभावित होगा, हमारा आयात प्रभावित होगा, हमारा वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, तो हमारा फिर जीडीपी क्या होगा, डाउन डाउन होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में, यही पॉइंट कहता है पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना। अब क्या लिखवाए हैं सर? ब्रिक्स अनाज विनिमय। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। देखिए क्या है, ब्रिक्स अनाज विनिमय, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, ठीक है। तिवारी जुड़ने का, देखो ब्रिक्स अनाज विनिमय क्या होता है, अनाज का मतलब वही ग्रेन, विनिमय का मतलब क्या होता है, दीजिए और लीजिए, ठीक। अब देखो क्या कहता है, ब्रिक्स जो देश है ना, इन्होंने कहा है कि देखिए हम अपने यहाँ वस्तुओं का, कमोडिटी का तो व्यापार करते ही करते हैं, जैसे हम सूती कपड़ा मंगवाते हैं, मनी भेजते हैं, या
तकनीकी सामान कोई बेचते हैं या ये बेचते हैं आपको, कुछ अपने मंगवाते हैं, मतलब सामान का आदान प्रदान हम करते हैं। अब देखिएगा कि रसिया में खाने का सामान बड़ा अधिक, वहाँ बस खेती होता ही बहुत कम होता है खेती, क्योंकि हमेशा बर्फ जमा हुआ है। ये अधिकांशतः एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि हमको क्या, हमको आप अनाज दीजिए, बदले में हमको तेल या पैसा देंगे। तो ब्रिक्स जो सदस्य देश हैं उन्होंने इस कजान घोषणा में यह बात किया है कि हम लोग अनाजों का भी विनिमय करेंगे। अनाज का मतलब ये होता है कि रसिया के पास जो भी उपजता है वो इंडिया चाइना को देगा, हमारे पास जो बचता है हम क्या करेंगे, आपको उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ब्राजील में भी खेती होती है, अफ्रीका में भी खेती होती है, जो सदस्य वहाँ भी खेती होती है, इंडिया तो कृषि प्रधान देश हमारा है ही है। तो हम अनाज का भी आदान प्रदान करेंगे और बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर करेंगे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि देखिए हमारे यहाँ जो अतिरिक्त अनाज होगा, जो पूरे हमारी आबादी को खाने में बच जाएगा, हम वो अनाज निःशुल्क हम आपको देंगे, बदले में आपको भी आपके यहाँ का जो अनाज होता है वो भी हमको फ्री में दीजिएगा, पैसा से नहीं मिला। विनिमय का मतलब नहीं होता, वो किस वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे प्राचीन समय में, हाँ मतलब बार्टर सिस्टम जो था हमारा, तो हम भी आपको अनाज दे रहे हैं, आप भी हमको अनाज दीजिए। जरा बताइए, अब इंडिया वाला मोदी कितना तेज निकल गया, बनी आदमी है ना। अमेरिका, इंडिया क्या करेगा, ब्राजील को बोल देगा सर 1 किलो चावल आप हमसे फ्री में ले लीजिए। अब ब्राजील बोलेगा क्या, 1 किलो कहवा हमको दे दीजिए। लॉस किसको होगा? हाँ, कहवा का मूल्य बहुत ज्यादा है ना। अरे 1 किलो चावल का दाम कितना, 20-30 रुपया किलो होगा, 1 किलो कहवा का दाम हजारों में होता है, कोई एक्सचेंज करेगा? समस्या यहाँ पर आ रहा है। और ये कॉन्सेप्ट मोदी का था, ये जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो था अनाज वाला विनिमय, मोदी साहब बोले हुए हैं वहां पर। मोदी साहब क्या बोलेंगे, जो एस जयशंकर है ना, विदेश मंत्री हैं, बहुत तेज आदमी है, वो बहुत तेज आदमी है, वो उनको बताए सर वहां जाकर के बोलिएगा ये बात, है ना। हाँ, कारण क्या कि देखिए अगर हम कहवा मंगवाएंगे ब्राजील से, हमको डॉलर में देना पड़ेगा उनको, यानी हमारा जो रिजर्व है वो क्या खाली हो जाएगा। तकनीक अपनाया था, तो इसमें इंडिया को बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन बाहर में लोगों को लॉस होगा। तो हालांकि इन्होंने ये कहा है कि विदेश सदस्य देशों ने ये बताया है, ठीक है, कि उस समय में जो भी वस्तुओं का बाजार मूल्य होगा ना, हाँ हम देंगे। ऐसा नहीं कि हम 1 किलो अनाज अगर होगा 30 रुपए का, तो हम 1 किलो कहवा नहीं, बल्कि 30 रुपए का आपको कहवा ही देंगे, है ना। तो क्या फायदा बोलेगा, हाँ उतना ही जाएगा। तो बाद में मतलब बात यही आएगी। अभी अगला मीटिंग कहाँ होगा ब्रिक्स का, इंडिया में कि ब्राजील में? सर ब्राजील में। ब्राजील में होने वाला है अगला मीटिंग। हाँ, तो ब्राजील में जो मीटिंग होगा ना, उसमें इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि हम जो बाजार मूल्य पर ही वस्तुओं की, अपने खाद्यान्न पदार्थों का, अनाज का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, विनिमय करेंगे। और इसमें पैसा नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, पैसा इसमें क्या लगेगा, शून्य, मतलब 0 पैसा है। आए बात समझ में? आगे क्या लिखवाया है बुआ? हाँ देखिए, 9वां पॉइंट है वित्तीय नवाचार, ठीक है राजा। अब वित्तीय नवाचार का क्या मतलब था, देखिए यहाँ पर ध्यान से। वित्तीय नवाचार का मतलब होता है कि हम लोग जब फाइनेंशियली व्यापार करेंगे या फाइनेंशियली किसी प्रकार का नया इनिशिएटिव करेंगे, तो हम कुछ अपने फाइनेंशियल गतिविधि में कुछ नया इनिशिएटिव को लॉन्च करेंगे, तब ना हम उस हिसाब से काम कर पाएंगे। जैसे हमको मान लो हमारे पास बैंक ऑलरेडी एनबीडी है, नेशनल एनडीबी बैंक हमारे पास में है, कुछ और व्यवस्थाएं हैं हमारे पास में, लेकिन इसमें ब्रिक्स जो है वो वित्तीय नवाचार में एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, उसको लिख लीजिए, ब्रिक्स इंटरबैंक कोऑपरेशन। इसको हिंदी में वही बोलते हैं ब्रिक्स अंतरा बैंक सहयोग। देखिए मेंस में ना अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, छोटा छोटा टर्म होता है, हिंदी बड़ा मुश्किल होता है समझना, वो भी नहीं समझ पाता चेक करने वाला सब, है ना। अब देखो यहाँ पे रुपेश, ये वित्तीय नवाचार क्या है, हमें क्या होता है कि ब्रिक्स इंटर बैंक कोऑपरेशन। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप होगा अगर इसको पूरा किया गया तो। देखिए क्या कहता है, ब्रिक्स अंतरा बैंक सहयोग। अब क्या किया है कि जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं, जितने भी सहयोगी देश हो गया, साझेदार देश हैं, वो लोग अंतरा बैंक सहयोग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बैंकिंग प्रणाली जो होगी वो सीधे अब रसिया के बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाएगा, रसिया का, चाइना से, जो भी देश है सबसे जुड़ जाएगा ये। इसका फायदा ये होगा कि हमको जो मनी को ट्रांसफर्स करते हैं ना, उसमें समय नहीं लगेगा, बल्कि एट ए टाइम, कैसे पेटीएम से पैसा भेजते हैं, एट ए टाइम हमको वहाँ पे उसको डिलीवरी हो जाएगी पेमेंट की, मतलब कोई चेंज ही नहीं करना पड़ेगा मनी का। वो पहली बात। दूसरी बात ये होगा
कि किसी भी देश में यदि बैंकिंग प्रणाली खराब चल रही है या बैंकिंग व्यवस्थाएं खराब है, तो जो डेवलप्ड कंट्री है ब्रिक्स का, वो उसके बैंक को आपस में इंटरलिंक करने का व्यवस्था देगा। दूसरी बात कि मान लो कि बहुत सारा रसिया व्यापारी है जो इंडिया में रहता है ना, तो वो लोग रसिया का कुछ बैंक यहाँ चलता होगा या इंडियन बैंक में अपना खाता खोलता होगा, तो इंडियन बैंक में खाता अगर खोलता है ना तो उसकी प्राइवेसी भंग होने का संभावना रहता है, ज़्यादा पैसा वो नहीं रख पाता है। या अगर इंडियन व्यापारी हमारे पास में है, जाता है रसिया वाला के काम करता है, वहाँ का निवासी हो गया है, तो या तो वहाँ के SBI वाले, यहाँ भी तो SBI का ब्रांच है ना, इंडियन बैंक में खाता खोलेगा या रसिया बैंक में खाता खोलेगा, तो इंडियन बैंक में खाता खोलेगा तो बहुत अच्छी बात है। रसिया वाला बोलेगा कि नहीं, आपको रसियन बैंक में खाता होना चाहिए, तो जैसे ही रसियन बैंक में हम खाता खोलेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन कहाँ से चल जाएगा, रसिया बैंक में चल जाएगा, तो हम क्या व्यापार कर रहे हैं सब कुछ वहाँ पे दिखाई देगा उसको। तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, भाई एक व्यक्ति 3 खाता क्यों लेके चलेगा। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक ब्रिक्स बैंक जो होता है, जो व्यापारिक गतिविधियों का एक ब्रिक्स बैंक करने का, सहयोग करने का एक व्यवस्था दिया है। हो सकता है कि अब ये अंतरा बैंक जो है ना, इसको ब्रिक्स इंटर बैंक के नाम से, इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग कि ब्रिक्स इंटर बैंक के नाम से एक नया बैंक शुरू कर दिया जाए, जिसमें कि जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं ब्रिक्स देशों का, उस सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा, यहीं से जाएगा। और इसका जो हेड होगा, वो हेड अपना सभी देश आपस में मिलकर के बैठेगा, बात करेगा कि इसको भाई 2 साल के लिए बनाएगा, चेंज कर करके, है ना, ये सिस्टम चलता है अंतर्राष्ट्रीय किसी मीटिंग का। तो ये नया चीज है क्या, ब्रिक्स इंटर बैंक कोऑपरेशन, सहयोग करना ब्रिक्स वालों का। ठीक है, आगे क्या लिखवाए हैं। हाँ, अब देखिए G20 एक क्या है, कौन से देश का संगठन है वो। हाँ। सर विकसित और विकासशील। हाँ, G20 जो है वास्तव में ग्रुप ऑफ 20 कंट्री बोलते हैं, उसमें अधिकांशतः पश्चिमी देश है और इसमें दोनों प्रकार का देश है ना। देखिएगा हेमलता मैम, विकसित देश भी यहाँ पर शामिल है और यहाँ पर क्या है, विकासशील देश भी शामिल है। यानी जरा बताओ कि अगर G20 जो होगा, जिसमें कि एक विकसित देश और विकासशील देश है, और ये जो देश के ग्रुप्स हैं, ये आपस में काम कर रहे हैं क्या, कि हम विकासशील देशों को विकसित देश के श्रेणी में लेकर हम चले आए। तो इनका जो भी आइडियोलॉजी है, G20 देशों का जो भी काम करने का तरीका है, उन सारे तरीकों को, आइडियोलॉजी को हमारा ब्रिक्स देश क्या करता है, समर्थन देता है। मतलब ना बहुत मतलब बढ़िया चीज को समर्थन दे रहा है, अच्छी बात है ना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखवाए है। हाँ, भविष्य की महामारियों की रोकथाम, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिएगा कि आने वाले समय में अब किसके पास में क्या बीमारी चल रहा है, कौन जानेगा, नहीं जानता है, नहीं जानता है ना। जैसे भी कोविड का समय आया था, देखे थे ना कि कोविड में लोग बहुत मरा, हमारे यहाँ भी बहुत लोगों ने अपने को खोया, बहुत लोगों ने गैर को खोया। तो उसी कोविड के समय में हमारे यहाँ टीका का कोई व्यवस्था नहीं था इंडिया में, है ना। टीका क्या लगवाएंगे, इंडिया तो ऐसे भी, इंडिया कितना पॉपुलेशन है कि वो पॉपुलेशन को संभालेगा, टीका का विकास करेगा, समस्या तो ये भी है ना। तो देखिएगा कि रसिया में वैक्सीन बना लिया था, क्या नाम था उसका, स्पुतनिक था ना, स्पुतनिक कोई वैक्सीन था, उससे पहले भी कुछ वैक्सीन बना के रखा हुआ था। ये तुरंत क्या किया, दिया। मतलब कि कोविड के जो भी महामारी होती है, आता है, उन अधिकांश महामारियों में जो देखिए पैदा किया चाइना, बनाया कौन, चाइना में। लोग चाइना में कम मरा कहाँ ज्यादा, मतलब विश्व में कितने मरा। कारण क्या कि इस चाइना के लोग जो है ना, सांप, छुछुंदर, खरगोश, हाथी, घोड़ा सब खा लेता है, उसके भीतर में हर प्रकार का वायरस रहा। तो उसके आगे चाइना वाला का लोग सोया हुआ है ना, अगर हुआ सांप भी काट लेगा तो उसके बोलेगा सांप है, जाओ दूसरा को काट कर, नहीं मरेगा, उसके अंदर में ऑलरेडी एंटीवेनम डेवलप है, और हमारे यहाँ काट लिया तो मुंह से पानी फेंक के मर जाएगा आदमी। तो चाइना में कोई भी महामारी होता था, यहाँ लोग कम मरता है, बाहर का लोग अधिक मरता है। तो इसमें कहा यह रहा है कि भविष्य में यदि कोई भी महामारी आएगा पूरी दुनिया में, तो हम सारे जो ब्रिक्स देश लोग हैं ना, उसको मिल करके क्या करेंगे, लड़ेंगे। और जो भी हमारे यहाँ R&D होता है, एक वर्ड यूज किया जाता है R&D, इसका मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी अनुसंधान और विकास। तो जो भी महामारी फैलेगा, उन सभी महामारियों को रोकने का हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे। वैक्सीन का विकास करना हो, टीके का विकास करना हो, ताकि हमारा काम ये भी है ना जी कि हम अब एक दूसरे के पॉपुलेशन की रक्षा करने का हम लोग प्रयास करें, है ना। तो ये वैक्सीनेशन महामारी में भी काम देता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ दिन पहले ही पंजाब में एक टिड्डा आया था पाकिस्तान से, खूब हमको गेहूं खत्म कर दिया था। और टिड्डा ऐसा था, न आग से जलता था और न उस पर पानी के बौछार का कोई असर होता था, न ठंड का न गर्मी, मतलब थेथर था वो टिड्डा। उस पर मूवी भी पहले बनी हुई थी हॉलीवुड में, वो पूरा खेते खत्म कर दिया। तो अंत में रसिया वाले ने ही हमको दबा दिया,
वो दवा जब छिड़कने गया तब वो खाया तो वो टिड्डा मर गया। टिड्डा में ये था ना कि हर घंटे वो 300-400 बच्चा वो अपने आप पैदा कर देता, वो पोल्यूशन का बढ़ता था। सोचो कि कोई कीड़ा जो आग से नहीं जलता हो, जिस पर पानी का असर नहीं हो, जिस पर किसी प्रकार का केमिकल का असर नहीं हो, वो तो किसी लैब में ही ना बनाया गया होगा। ऐसा कहा जाता है उसको जर्मनी ने बनाया था। अब क्या है नहीं है वो अलग बात है। बाद में ये टेंशन में आ गया भाई, पाकिस्तान पंजाब तो पूरा एग्रीकल्चर का इकोनॉमी है ना, इंडिया टेंशन में था, इंडिया वाले रसिया का बोले, रसिया पे बना करके भेजा तो फिर टिड्डा वहां पर समाप्त किया गया। तो ऐसे ही सहयोग ऐसे ही होता है अच्छी चीजों का, है ना। ये अगला पॉइंट क्या लिखवाए हैं, हाँ बिग कैट। अब बताओ तो बिग कैट क्या है जी। बिग कैट जो होता है ये बोला जाता है, ये बिग कैट क्या, हाँ बिग कैट एलायंस का। देखिएगा जैसे कि तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, बिल्ली हो गया, यानी बिल्ली प्रजाति का जो जानवर होता है ना, इसके संरक्षण पर ये क्या करते हैं, बात करता है। एलायंस का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप बनाना, एक प्रकार से क्या बनाना, ग्रुप बनाना, समूह बनाना, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। तो जो भी सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, वो सभी देश आपस में मिल करके इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम बिग कैट को क्या संरक्षित करेंगे। देखें तेंदुआ हमारे यहाँ समाप्त होने वाला है, चीता समाप्त हो ही गया हुआ है, बाघ है हमारे यहाँ, है ना। अभी देखे है ना कि हम लोग कहीं से अफ्रीका से मंगवाए हैं ना ये चीता, मर गया कुछ चीता बेचारा, है ना, क्योंकि अफ्रीका का एक अलग क्लाइमेट है, हमारा एक अलग क्लाइमेट है, इसलिए लोग नहीं सर्वाइव हो पाता है ना, मर जाता है। तो अगर हमारे यहाँ तेंदुआ की संख्या कम है तो हम दूसरे देश से लेकर के आएंगे, और आपके यहाँ कम है तो हम आपको क्या करेंगे, देंगे, है ना। जैसे देखिएगा कि हमारे भारत में हिम तेंदुआ नहीं मिलता है, केवल हिमाचल में कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन जब रसिया में जाइएगा तो वहाँ जो युराल पर्वत है, साइबेरिया का प्रांत है ना, वहाँ आपको बहुत खाली हिम तेंदुआ, वहाँ बाघ नहीं मिलेगा, वहाँ हिम तेंदुआ मिलता है, एकदम उजला सुंदर सा दिखेगा, बहुत खूंखार होता है वो। वहाँ पे ईल मछली का, कोको मछली नहीं होता है, उस सबका शिकार करता है वो तेंदुआ। तो भारत सरकार बोला है सर कि एक आदमी हमको भेज दीजिए रसिया वाले को, थोड़ा सा जू में रखेंगे हम, अच्छा सजा उजा करके। तो रसिया भी उसको भेजा है, तो कुछ को हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि तो ठंडा क्षेत्र में रहेगा, तो हिमाचल के किसी अभ्यारण्य में रखा होगा उसको दिखाने के लिए पर्यटक को, हालांकि मर जाएगा आज नहीं कल, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि हमारा क्लाइमेट देखिए, हम है उष्ण कटिबंध के देश और ये है शीत कटिबंध का देश, तो यहाँ का क्लाइमेट अलग ही बनता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ से अगर कोई हम हाथी किसी को देते हैं, किसी को हम कुत्ता देते हैं, तो वहाँ सर्वाइव वो मर ही जाता है वो। हाँ, ब्राजील से कोई अगर आता है तो हमारे यहाँ सर्वाइव करने की, मतलब जो इस एक अक्षांश पे है ना, वो सर्वाइव करने का संभावना यहाँ पे होता है। आई बात समझ में। तो यही होता है बाबू हमारा बिग कैट अलायंस। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब हम देखते हैं कि भारत के लिए ब्रिक्स की महत्ता क्या होगी। ठीक है, सब बात हम पढ़ लिए हैं, अब हमको जरा ये बताना है, समझना है कि भारत के लिए इस ब्रिक्स बाबा का महत्ता क्या होगा। आगे बढ़े, जरा बताइए तो हेमलता मैम कि क्या क्या इसका महत्ता हो सकता है। हाँ, बहुत सामान से बात है। देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी महत्ता ये होती है कि भारत के सतत विकास के लिए ब्रिक्स की क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। सतत विकास का मतलब क्या होता है रुपेश, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी भी हम विकास करें और आगे भी विकास हम करते रहेंगे, ठीक है रवीना। तो जो भी सतत विकास का जो भी उपाय होता है वो सब हम ब्रिक्स के सहयोग से ही कर पाएंगे। जैसे मान लो कि एक कट्ठा में अभी हम 1 मन का चावल उपजा रहे हैं, तकनीक मेरे पास कम है, रसिया हमको अच्छा सा तकनीक दे दिया, बीज दे दिया, और 1 कट्ठा में हम कितना, अगर 4 मन उपजा रहे हैं, तो मेरे लिए तो सतत विकास हुआ ना। मेरे लिए एक ही रकबा में, एक ही क्षेत्र में अधिक अनाज उत्पादन हो गया, तो हम अपना खा भी लेंगे और भविष्य में उसको स्टोर भी करके रखेंगे। तो सतत विकास में चाहे हमारे यहाँ खाना का विकास हो, जल का हमारा संरक्षण हो, वायुमंडल का संरक्षण हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, या हमारे इन्वायरमेंट का संरक्षण हो, उन सभी में यदि हमको भारत को काम करना होगा, इंडिया को, तो वैश्विक सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक है। मान लो कि हम अपने यहाँ फैक्ट्री बंद कर दिए हेमलता मैम, चाइना वाला फैक्ट्री में आग उगल रहा है, क्या फायदा, रसिया उगल रहा है, क्या फायदा। भाई हम बंद के तुम भी बंद करो ना, हम ही तो ठेका ले रखे हैं पोल्यूशन को कम करने का, सब मिलकर काम करेगा। तो यही होता है सतत विकास का क्या करना, सतत विकास में ये भारत के विकास में ब्रिक्स देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, सेकेंड जो होता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, है ना, के विकास में ये डिजिटल अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। देखो, डिजिटल इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि अब हम कागज पत्र पे काम नहीं करेंगे, सारा काम किस पे होगा, टिप टॉप कंप्यूटर पे या फिर अपना एप्लीकेशन होगा। हाँ,
तो अगर इंडिया को डिजिटली इकोनॉमी बनाना होगा तो हमको डिजिटली सारा काम करना होगा, ठीक है। मतलब ये होता है, देखिएगा पहले जाता था क्या, किसी माल को बेचते थे बहुत बड़ा कागज पत्र का काम हुआ करता था, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया, अब सारा काम किस पे होता है, ईबे बिल होता है, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। तो यदि हमारे यहाँ ऑनलाइन का डेवलपमेंट करना है, चाहे किसी प्रकार का काम का हो, तो हमको डिजिटल इकोनॉमी डेवलप करने के लिए ब्रिक्स देशों की सहयोग की आवश्यकता होगी। देखिएगा तकनीक हमारे यहाँ कहाँ से आता है, चाइना से। हम डिजिटल इकोनॉमी कब बना पाएंगे, जरा बताइए कि आज सब कुछ कंप्यूटर में हो रहा है ना। भारत का कोई भी ऐसा कंप्यूटर का नाम बताइए जिसका पैदाइश इंडिया में हुआ हो। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, कैमरा है, लैपटॉप है, चार्जर, सब चाइना से बन के आया हुआ है। आजकल जो डिजिटल बोर्ड पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, बड़का बड़का बोर्ड पे, वो बोर्ड यहाँ थोड़े बनता है, इंडिया में कोई बनाता ही नहीं, वो सब चाइना से बन करके आता है, यहाँ असेंबल होता है केवल वो। हम लोग इंडियन लोग रील्स से बाहर निकलेंगे तब ना हम लोग बना पाएंगे, तकनीक में काम कर पाएंगे। यहाँ तो कोई एक बॉलीवुड का गाना निकलता है, उस पर रील्स की बाहर चली जाती है। जो युवा पीढ़ी हमारे यहाँ है, युवा पीढ़ी सोच अपना कहाँ सोच रहा है, वो तो नया गाना आता है, गोरी है कलाई, उसको बनाना थोड़ा कर देता है रील्स वो लोग, है ना। लेकिन जैसे ही हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सारी तकनीक हम कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना से। मोबाइल हो, आज के इंडिया, आज के देखिए सबके पास में मोबाइल रहता है ना। देखिएगा 73% मोबाइल जो है रेडमी, ओप्पो, वन प्लस कहाँ का ये सब है, किसका बना हुआ है, चाइना का है ना। समझ में, एप्लीकेशन हमारे माल किसका है, सब चाइना का। तो डिजिटल इकोनॉमी जो है हम किस पे डिपेंड है, चाइना पर डिपेंड है। मतलब क्या, ब्रिक्स देशों पर सब डिपेंड है। और कुछ तकनीक हमको कौन देता है, रसिया भी देता है। जैसे कि हमको इसरो का कुछ डेवलपमेंट करना हो, डीआरडीओ का कुछ डेवलपमेंट करना हो, तो तकनीक हमको कौन देगा, रसिया ही देगा ना। आज मेक इन इंडिया पे जो हम कूद रहे हैं कि मेक इन इंडिया हमारे, वास्तव में मेक इन इंडिया थोड़े है वो वास्तव में रसिया अगर मदद करना छोड़ दे तो इंडिया बैठ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, नहीं काम आगे कर पाएगा। डिजिटल आजकल हर जगह है, देख रहे हैं कि आजकल डिजिटल गंगा स्नान भी हो रहा है। कुंभ में देखे एक आदमी था, बोला कि फोटो आप मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपके बदला हम डुबकी लगा लेंगे, आपका स्नान हो जाएगा। डिजिटल आजकल शादी हो रहा है ना, आजकल डिजिटल निकाह हो रहा है, आजकल डिजिटल सुनवाई हो रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी करने मतलब कि हर क्षेत्र में हम घुस गए हुए हैं। ये कैसे हुआ है सफल, ये हुआ है ब्रिक्स के सहयोग से, है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। डिजिटल पढ़ाई भी हो रहा है सर। हाँ, डिजिटल पढ़ाई भी है, वो सही बात है। देखिए अगला अर्थव्यवस्था क्या है, अगला भाषा क्या है हमारे यहाँ, देखिए डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधारभूत संरचना का विकास। अब एक बात बताइए, आधारभूत का मतलब क्या हो गया। देखिए हमारे यहाँ रेल बनना हो, हमारे यहाँ क्या बनना हो, हवाई मार्ग बनना हो, या हवाई क्या स्थल बनना हो, हमारे यहाँ रोड बनना हो, हमारे यहाँ जहाज बनना हो, ठीक है, हमारे यहाँ मकान बनना हो, हमारे यहाँ भूमि का सर्वे करना हो, हमारे यहाँ मैपिंग करना हो, ठीक है, हमारे यहाँ कृषि करना हो, हमारे यहाँ रोजगार, यानी आधारभूत संरचना का मतलब बेसिकली ये होता है रेल का विकास, हवाई जहाज का विकास, रोड का विकास, जहाज का विकास, है ना। उसके बाद की भवन का विकास, भूमि का विकास, मैपिंग करना। तो जो डिजिटल हमारे यहाँ जो आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट हो रहा है, सबके लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा आएगा हमारे पास में कहाँ से। अब देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ पटना में मेट्रो बन रहा है, जापान में नहीं देता पैसा तो बन पाता मेट्रो, नहीं बन पाता। आज वो गर्व से कहते हैं कि पटना में मेट्रो बन रहा है, बनने तो दो ना। आदमी पान पुड़िया खा के सब क्या करेगा, कोई हैंडल निकाल लेगा, कोई उसका सीट कवर फोड़ देगा। अगर CIS तो वहाँ नहीं रहा तो बिहार के लोग तो इसी त्रस्त है, पूरा दुनिया त्रस्त है बिहार के लोगों को, ठीक है। आजकल यह जाता था पीएन में देखते हैं हथौड़ी जैसे क्या दिल पार देता है, लिख देता है फलाना संग फलाना। मेट्रो में क्या करेगा, लेके जाएगा आरी तो स्टील का रहता है, दिल मारेगा फटाक से, इसे आप मार देगा। बनने तो भूखल मेट्रो यहाँ बिहार का था, देखिएगा 2-4 साल बाद, है ना। तो जितने भी हमारे डेवलपमेंट हो रहा है, हम आपको बताएं कि डेवलपमेंट हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक देता है, IMF भी हमको देता है, लेकिन अभी 2010 के बाद से न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, सॉरी ये 2010 बोलते हैं, 2015 में इसका स्थापना हुआ था ना, तो 2015 के बाद से न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये भी हमको बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है। किसको, इंडिया को। किसके लिए, इंडिया को दे रहा है डेवलपमेंट करने के लिए, कि अपना यहाँ रोड बनाइए, सड़क बनाइए। आज देखते हैं कि हर जगह PPP मॉडल घुस गया हुआ है ना, सारा का सारा यही चीज़ है, रोड बनाइए, अपना पैसा से रोड टोल टैक्स हो जाता है रोड वगैरह पे, है ना।
आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए। इससे इंडिया का क्या होगा? इंडिया हमारा डिपेंड महत्ता होगा। अब देखिए अगला महत्ता क्या है इंडिया के लिए? हमको एआई के क्षेत्र में काम करना हो, किस पर डिपेंड हम रहेंगे? ब्रिक्स देशों पर, मतलब एआई पे। उसके बाद या हमको क्या करना हो? साइबर सुरक्षा करना हो, किस पर डिपेंड रहेंगे हम? चाइना पे चाहे रसिया पर डिपेंड रहते हैं, है ना। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद की डिजिटल सर्विस हो किसी प्रकार का, सबके लिए किस पर डिपेंड है? चाइना पे ही। मतलब कि ब्रिक्स देशों पर ही हमारा एआई का डेवलपमेंट हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डिजिटल हमारे पास में सेंसेस हो, सारा किस पे हम डिपेंड करते हैं? अपने ब्रिक्स के देशों पर ही डिपेंड करते हैं। और डिपेंड तो करते ही हैं, साथ में क्या होता है, ब्रिक्स जो देश होते हैं आपस में मिल करके नई नई यानी न्यू इनिशिएटिव्स भी वो क्या करते हैं? इनिशिएटिव्स भी वो लेकर के आते हैं। कुछ नया कॉन्सेप्ट कुछ भी हो गया हो, जैसे देखिएगा साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा मामला मुद्दा है ना कि जिससे अभी तक सरकार नहीं निपट पाया है। आपके झारखंड में एक जगह है जामताड़ा, वहाँ का घरे घर में छोटका बुजुर्ग के लिए घर घर क्या है, एकदम डाकू है वो लोग, डाकू डकैत साइबर अपराधी है वो लोग। पुलिस पकड़ने आता से पहले क्या करता है, कोई मकई खेत में भागता है, कोई पहाड़ पे चढ़ जाता है, वो पकड़ेगा नहीं करता है कुछ नहीं। इतना अच्छा बोलता है कि ओटीपी भेज दीजिए, ये भेज दीजिए, ठग लेता है उससे। हमारे क्लास के कुछ बच्चे, मतलब 2 बच्चे के साथ में स्कैम भी हुआ था, 40,000 रुपये स्कूल ले लिया था। मैडम आपका खाता बंद हो जाएगा, ओटीपी दे दीजिए। बच्चा तैयारी करता है बीपीएससी यूपीएससी का, तब बताइए कि वो झांसा में चलिए क्या कीजिएगा, वो ऐसा बोलता ही है वो। तो आप बता दी ओटीपी? नहीं बताइए, ठीक है। अगला देखिए, हरित प्रौद्योगिकी। हरित क्या? प्रौद्योगिकी और क्या? सौर ऊर्जा, है ना। जरा बताइए, भारत के लिए ब्रिक्स की महत्ता इसलिए भी है ना कि हमको यदि ग्रीन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना होगा या हमको सौर ऊर्जा क्षेत्र में काम करना होगा, तो तकनीक या किसी प्रकार का व्यवस्था हमको कौन देगा? रसिया देगा, चाइना देगा, साउथ अफ्रीका देगा, ब्राजील देगा, या कुछ अन्य देश हमको देगा, या हम खुद ही उत्पन्न करेंगे। या मान लो हम ही ज़्यादा सोलर प्लांट उत्पादन कर लेंगे तो उसको खरीदने वाला कौन होगा? तो बेचेंगे ही हम वो। तो हम पहले अपने ब्रिक्स देशों को ही प्राथमिकता देंगे, बाद में दूसरे देश में हम बेचेंगे। तो भारत के लिए ब्रिक्स की महत्ता इसलिए भी है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रहा है, या जो सौर ऊर्जा का डेवलपमेंट हमारे यहाँ होगा, नई तकनीक का विकास होगा, उसमें ब्रिक्स क्या करता है? भारत को मदद पहुंचाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब इसी में क्या है कि इसी में एक और पॉइंट देख लीजिए, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी। अब यह है क्या, देखिएगा कि कजान घोषणा में ही इसकी चर्चा किया गया था कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी, यानी ब्रिक्स देशों का जो भी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी होगा, वहां पर एक दूसरे के देश के बड़े बड़े प्रोफेसर आएंगे जाएंगे और भाषण देंगे। जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली में कोई हो गया, तो दिल्ली में क्या है कि डीयू हो गया, चाहे जेएनयू हो गया, होगा ना। ऐसे ही चाइना का कोई यूनिवर्सिटी है, तो चाइना का प्रोफेसर जो जिस भी विज्ञान का, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, कोई विद्वान प्रोफेसर हो, वो कहाँ आएगा? इंडिया में आएगा, यूनिवर्सिटी में भाषण देगा। और हमारे यहाँ जो भी विद्वान प्रोफेसर होगा कहाँ जाएगा? चाइना जाएगा या रसिया जाएगा, या जहाँ उसको जाने का मन है वहाँ चला जाएगा। यानी इससे क्या होगा विकास? इससे ये होगा कि हम अपने यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। नई नई तकनीकों का जो विकास होगा, वो विकास हम दूसरे देश के साथ क्या करेंगे? साझा करेंगे। हालांकि करेगा नहीं, केवल लिख दिया है, थोड़ी कोई तकनीक बताता है भीतर का अपना क्या, हाँ हल्का फुल्का बता देगा उसको, है ना। ठीक है, तो ये होता है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी। एक नया कॉन्सेप्ट है, यानी सभी देशों का यूनिवर्सिटी को एक लिंक में जोड़ना है। यहाँ के प्रोफेसर वहाँ जाएंगे, या ब्रिक्स देशों के लिए जो हमारे भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे कुछ कोटा या कुछ सीट रिजर्व रखा गया हुआ है। पढ़े देखे होइएगा, जैसे डीयू में है तो 4% सीट रिजर्व होता है अफ्रीकन के गरीब देशों के बच्चों के लिए। वहाँ उसके लिए हॉस्टल का व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है ना, सब व्यवस्था किया हुआ है वहाँ पर। ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय जहाँ जहाँ होगा वहाँ ब्रिक्स के देश अगर चाहे तो पढ़ने आ सकता है। अब देखो, चाइना का लोग तो हमारे यहाँ पढ़ने आएगा ना, कहाँ? कभी सोचियो नालंदा को सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों बनाया गया हुआ? नालंदा बौद्ध धर्म का एजुकेशन होता है, पूरा चाइना क्या बौद्ध पर काम करता है। तो अभी जो नालंदा में खुला है ना यूनिवर्सिटी, वहाँ चाइना का भी चिंगपिंग पढ़ने आया हुआ है। वो बौद्ध पे, महायान और हीनयान पे रिसर्च करने के लिए वो लोग आए हुए हैं। और जिसको मंदारिन भाषा सीखना होता है वो कहाँ जाता है? चाइना जाता है। जिसको रशियन सीखना होता है कहाँ चला जाता है?
रसिया चला जाता है। ठीक है, तो यही इसी को बोला जाता है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी। आगे बढ़े। अब है युवा वैज्ञानिकों का आदान प्रदान। अब ये क्या होता है प्रकाश, देखिए हमारी सरकार जो है हमेशा क्या करता है, हमेशा नए नए युवा प्रतिभागियों को, प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करती है। देखिएगा, युवा विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है हर साल, जिसमें कि देश के सभी बड़े बड़े क्या युवा वैज्ञानिक भाग लेने के लिए आते हैं। तो ये वैज्ञानिक इंडिया लेवल पर तो भाग लेते ही लेते हैं, साथ साथ में ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक सम्मेलन भी करवाया जाता है, जिसमें कि कभी दिल्ली में हुआ है, कभी रशिया में, जहां होता है वहां भारत सरकार ही फंडिंग करती है। जहां भी होता है, मान लीजिए इंडिया से कोई 500 बच्चा गया, सारा पैसा खर्चा कौन देता है, भारत सरकार देता है उसको जाने के लिए। रसिया का यहाँ आएगा तो यहाँ पर देगा, वो जहाँ जहाँ होगा। तो इसमें जो भी भारत के बड़े बड़े युवा वैज्ञानिक माइंड वाले लोग हैं, तो उनको भारत सरकार अपने पास में बुलाती है, जहाज पर बैठाती है और रसिया में जाकर क्या रखता है, और वहाँ पे ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक का कंपटीशन होता है, और जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको प्राइज भी मिलता है, और साथ साथ में वो लड़का या वो लड़की उस सरकार के रडार पर आ जाते हैं कि कुछ दिमाग है, उसको सब लोग खींचना चाहता है कि हम डेवलपमेंट में हम काम करते हैं। तो महत्ता हुआ ना कि कई बार आप अपने यहाँ रहने वालों की क्षमता को नहीं पहचानते हैं, विदेशी लोग क्या करता है, पहचान लेता है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ IIT IIM करता था तो सिलेक्शन लेने के लिए कौन चला आता है, अमेरिका वाला लेके चला आता है। आप अपना वैल्यू नहीं दीजिएगा, है ना। तो ये सब इनकी क्या होती है, महत्ता होती है। आई बात समझ में। आगे चले। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बाबू, कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनना है, या हमको मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चलना है। मेक इन इंडिया का क्या करना है, कॉन्सेप्ट करना है। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, ब्रिक्स देशों के साथ का क्या चाहिए, सहयोग चाहिए हमको। बिना उनके सहयोग के न तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ना तो हम क्या कर सकते हैं, ना तो हम। देखिए, चाइना से हमको दुश्मनी हमारी है मानते हैं, लेकिन चाइना वाला पैसा भी देता है भाई हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। वो लोग भी जैसे दीर्घकालिक लोन होता है ना इकोनॉमी में, भारत को विकास करने में लोन भी देते हैं चाइना वाले वो लोग। देखिए, सीमा का विवाद तो आजकल तो पट्टीदार में जमीन का विवाद हो जाता है, क्या एक एक बित्ता के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है। सेम पड़ोसी वही चीज है। लेकिन भाई के सुख दुख में शामिल भी तो होता है, जैसे बिटिया का शादी हो, कोई पढ़ते हो तो शादी होता शामिल होता है। वही चीज इंडिया के साथ में, चाइना के साथ में है। टेंशन में तो है, देखते हो चाइना अभी दुश्मन, रसिया चाइना एक दूसरे को देखना चाहता है, नहीं ना। हाँ रहना चाहिए, हाँ वही बात है। जैसे कि हेमलता में बताई है कि चाइना जो अपना माल भेजता था कहाँ, अमेरिका में, चाइना वाला क्या, अमेरिका वाला क्या किया, ज्यादा उसका टैक्स लगा दिया। अब चाइना तो अधिक माल उत्पादन करता है, अब इसको लगा कि भाई बाजार हमको कहाँ मिलेगा, इंडिया में। कि मोदी को बोला चिनपिंग, मोदी जी जो हुआ गलती से माफ कीजिए यार, थोड़ा सा माल हमें ले लीजिए। क्योंकि अब देखे रहे कि हम लोग, एक समय था कि मोदी ने बहिष्कार किया था क्या, कि दीपावली में कोई भी व्यक्ति चाइना माल नहीं जलाएगा, बोला था ना। लेकिन जरा बताइए कि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा घर है जहां पर चाइना झालर नहीं टंगा हुआ होगा। झालर यहाँ तो नहीं बनता है, चाइना में बन करके आता है। आई बात समझ में। अभी देखिएगा होली है, हम लोग होली में बोलते हैं ना कि मेक इन इंडिया, हम गुलाल या लगाएंगे। अभी होली में देखिएगा कि ऐसा हिंदुस्तान का कौन सा घर होगा जहां चाइना से बना हुआ आपको रंग नहीं मिलता होगा, पिचकारी नहीं मिलेगा। हम लोग बोलते हैं, कसम खाते हैं विपाड में कि हम चाइना माल का बहिष्कार करें, कसम नहीं खाता, मतलब बोलता है कि चाइना माल बहिष्कार हम करेंगे। और जब उसका शादी होता है तो शादी में जिस गाड़ी पर चलता है उस गाड़ी का इंजन कहाँ से बन के आता है, चाइना से आता है। और जो फटाका छोड़ता है यहाँ से ब्रह्मा जी के स्थान तक, ब्रह्मा जी को टेंशन में डाल देता है। सब फटाका कहाँ से आता है, सब खतरे वही सब आता है ना। तो भगवान चुपचाप बैठे हुआ तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, कल इंडिया साथ जीता है मैच में, है ना। मान लो कि भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने आसन लगा बैठे हुए हैं, और जिससे बम फोड़ के आसमान में फेंक रहा था, भगवान को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, भगवान आदमी को छोड़ेगा, कोहेट का मारेगा उसको, बड़ी मार, है ना। तो ये चीजें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यही होता है कि कभी भी हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते हैं, कब किसी का मदद हो जाए। मीडिया में भले ही तेजस्वी यादव जो कुछ भी बोल दे, लेकिन साथ में जब पारिवारिक होता है तो चाहते ही है ना, उनको पता है कि कब किसकी सरकार आ जाए कोई नहीं जानता है। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए मिटाएं इसको। अच्छा देखिए अगला इसमें और क्या क्या सहयोग है, देखिएगा कि हम अपनी परमाणु क्षमता को, ठीक है,
परमाणु क्षमता का महत्ता क्या है? अगर हमको परमाणु क्षमता का डेवलपमेंट करना हो, विकास करना होगा, तो हम किस पर डेवलप हैं? रसिया पर। रसिया किसका पार्ट है? ब्रिक्स का पार्ट है। आई बात समझ में? जितने भी, अब यहां लिख देते हैं ऊपर में, अच्छा ये हो गया। दूसरी बात ये होगा, एक चाइना वाले में हम चले आते हैं कि जितना भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? चाइना। इलेक्ट्रॉनिक सामान का चाइना है। चाइना कहाँ एक्सपोर्ट करता है? भारत में। और भारत में ये जो चाइना का एक्सपोर्ट माल इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है ना, ये हमारे 16% युवा लोगों को क्या देता है? रोजगार देता है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है 60% का। चाइना का माल अगर आना हमारा बंद हो जाए तो हमारा इतना लोग क्या होगा? बेरोजगार हो जाएगा और बहुत बड़ा इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। और चाइना से व्यापार हमारा हो रहा है, इसी कारण से हमारी इकोनॉमी स्थिर भी है। तो हम किसी देश को, देखिए, केवल हम डिस्प्यूट को लेकर के हल्ला थोड़े कर सकते हैं, हम व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसको हम देखेंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब इसके लिए क्या है हमारे यहाँ, देखिएगा कि हमारे यहाँ बात करें कि पर्यटन उद्योग भी तो डेवलप होगा ना, नहीं डेवलप होगा। अब देखिएगा कि इंडिया में बहुत चीज घूमने वाला है ना। इंडिया में ताजमहल है, लाल किला है, रामेश्वरम है, क्या क्या चीजें सब है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि आओ इंडिया, अपना इंडिया में घूम फिरो, तो हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। तो हमारे यहाँ देखिएगा अधिकांश जो टूरिस्ट होता है कहाँ से आता है? चाइना से आएगा, रसिया से आता है, बगल बगल कंट्री से आता है, जापान सबसे आता है, मतलब ब्रिक्स देशों का भी टूरिस्ट हमारे यहाँ आता है। ठीक है, खासकर चाइना वाला जब हमारे यहाँ आता है ना, तो वो लोग बौद्धिस्ट होता है, वो लोग बहुत पैसा खर्च करता है। जो हमारे यहाँ गया में ही है ना, कि राजगीर में इनका मंदिर है, राजगीर में है, तो जो बौद्ध का टेम्पल है उसका पैसा को इंडिया बना कर दिया, नहीं जापान और चाइना बनाया है। वहाँ पर जो भी रोड का विकास हो, बड़ा बड़ा जो झूला टंगा हुआ रहता है, सब वो डेवलप किया हुआ। हाँ, रोपवे का जो वही रोपवे वाला बैठने वाला विकास में होता है वो। अच्छा, कहीं रोपवे कहीं गिर गया तो आदमी क्या पता नहीं चला, हो गया था ना। हाँ, वही बात। अगर नीचे रहता है बाघ उस जंगल में, मान लो कि कहीं रोपवे गिर गया, तो जो कि बाघ कितना तपस्या किया होगा भगवान की, हमको ताजा मांस खिला दिया, गिर गया होगा, उसका तो पार्टी मिल गया होगा बेचारे को। तो हमारे यहाँ जितना भी सर्किट, चाहे बुद्धि सर्किट का हो, डेवलपमेंट जो हुआ इंडिया में, अधिकांश पैसा हमको चाइना और कहाँ से आया हुआ है? जापान से आता है। तो पर्यटन उद्योग हमारा डेवलप होगा, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ। ठीक है, इंडिया के लिए हमारे पास में क्या है, हमारे यहाँ और महत्ता क्या होता है कि हमारे यहाँ जो योग ट्रीटमेंट है, योग उसको बोलते हैं, योग इलाज कैसे करते हैं बोलते हैं, हाँ, योग उपचार। योग उपचार को हमको क्या मिलता है? हमारे यहाँ बढ़ावा मिलता है। देखे हैं कि हमारे यहाँ योग पद्धति से जो ट्रीटमेंट होता है, चाहे आयुर्वेदिक माध्यम से हो या कुछ और जड़ी बूटी के माध्यम से हो, तो लोग इलाज करवाने आता है ना हमारे यहाँ। रसिया के लोग सब, ये सब भी सब आता है। ब्रिक्स देश, देखिए ब्रिक्स देश इसलिए आता है क्योंकि ब्रिक्स देश हमारे यहाँ ना कुछ एग्रीमेंट में पैसा का कमी होता है, कम पैसा हम लोग लेते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए वाले लोग। तो ऐसा दिमाग खुद लगाओ, खुद सोचो ना कि इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, हमारे उत्पाद के लिए हमको बाजार कौन उपलब्ध करवाएगा? ब्रिक्स करवाएगा। और ब्रिक्स के लिए बाजार कौन होगा? इंडिया होगा। दोनों दूसरे की चीजें हो जाएंगी। तो एक दूसरे के आपस में आधार को मान करके ही हम लोग क्या करते हैं? आगे डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में? अब हम देखते हैं इसका चुनौती। समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं इसका चुनौती क्या क्या हो सकता है। देखिएगा, सबसे बड़ा चुनौती क्या होता है, अभी चुनौती में आएंगे। देखिएगा, ठीक है कि आप हमारे पास में आपका हम सहयोग करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होता है भू राजनीतिक चुनौती, होता है ना। इस चीज को बोला जाता है सीमा विवाद। ठीक है, आप दोस्त हैं हमारे, लेकिन क्या चाइना रसिया के बीच में विवाद नहीं है? सीमा का खूब होता है। चाइना इंडिया के पास में विवाद नहीं है? खूब होता है। तो हम व्यापार करने के साथ साथ में हम भी क्या है, हम भी सीमा विवाद से लगे हुए हैं। और वास्तव में क्या है, हम लोग भी इस भू राजनीति से परेशान हो रखे हैं। देखिएगा, चाइना वाला बार बार हमारे क्या करता है, हमारे यहाँ LAC को क्या करता है बोलेगा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, चाइना वाला जो है हमारे द्वारा जो सीमा तय किया गया हुआ है, उस सीमा का बार बार क्या करता है, उल्लंघन करता है। लेकिन ये हमारा सामरिक दृष्टिकोण से चैलेंज हो गया। लेकिन अगर हम देखें भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो चाइना जो हमको है हर जगह से परेशान किया, देख रहे हैं कि चाइना यहाँ घुसपैठ कर रहा है पाकिस्तान से लेकर के प्लस चाइना देख रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स बनाया है ना, पढ़े होंगे
अब बोलता क्या है इंडिया को, अरे हम तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार थोड़े कर रहा है। अगर तुम व्यापार करता तो श्रीलंका के एयरपोर्ट पर तुम अपना जंगी जहाज क्यों डिप्यूट करता? मालदीव में तुम जंगी जहाज अपना क्यों रखता? सुमात्रा के पास जंगी जहाज क्यों रखता? अरब सागर में अरब के पास में जंगी जहाज, मतलब तुम इंडिया को घेरने के लिए इतना ही दूर में तुम 6 को जंगी जहाज को रखे हुए हो। टेंशन नहीं आएगा। मान लीजिए कि हमारा ही पड़ोसी, हमारा ही घर है, चारों बगल से 5-5 को पूरा स्कॉर्पियो पूरा ब्लैक कलर का आदमी खड़ा हो जाए बार बार देखने के लिए, हमको कुछ नहीं कर रहा है, हमको टेंशन होगा कि नहीं टेंशन होगा? स्वाभाविक सी बात है। बोल रहा है कि ना हम आपकी रक्षा के लिए है, लेकिन बताओ कि काला स्कॉर्पियो है, आदमी सब खूंखार दिखता है, वो रक्षा करेगा? टेंशन में रहता है। तो ठीक है, आप व्यापार हमारे यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप इस नीति को एक्सप्लेन कीजिए ना भाई, सेटिस्फाई कीजिए कि आप हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भू राजनीति जो डिस्प्यूट है, ये हमारे देश में सभी, हमारे जो ब्रिक्स देश हैं उन सभी के साथ में ये चुनौती बना हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड में क्या कहते हैं? निजी हित को प्राथमिकता। देखिएगा कि ठीक है, ब्रिक्स के 9 देश हैं, है ना, ब्रिक्स के 9 देश हैं, तो 109 देश आपस में मिलकर के क्या बोला है कि हम सबका विकास साथ में करेंगे। लेकिन साथ में तुम ये भी ना बोले हो कि जब व्यक्तिगत हित पड़ेगा तो पहले किसका जान बचाओगे? अपना ही सब बचाएगा, इंडिया भी बचाएगा अपना। तो आप फॉर्मेशन तो कर लिए हैं, लेकिन आपका दिमाग कहाँ दौड़ रहा है? निजी हित में। चाहे वो निजी हित व्यापारिक हो, आर्थिक हो, सामरिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी प्रकार का हित हो, पहले आप अपना को देखिएगा, उसके बाद में किसको देखिएगा? पड़ोसी को देखिएगा। तो ये एक चुनौती बना हुआ है। ठीक है, अगला चुनौती क्या है? भारत की सुरक्षा परिषद में चीन द्वारा किया गया बहिष्कार, है ना? इन्हें प्रकाश बोल रहे थे। जी सर। भाई अगर तुम हमारा दोस्त होता तो हमको घुस जाने देता सुरक्षा परिषद में, और हम तो अच्छे, हम तो गुटनिरपेक्ष वाले देश हैं, हम तुम्हारा कल्याण ही करते हैं, लोग तो तुम्हारा चाहते नहीं है। तुम कहते हो दोस्त, हम ब्रिक्स के क्या है, ब्रिक्स के तुम्हारा भाई भाई हो, तो हमको तुम यहाँ जाने दो ना। ना, चाइना एकदम रोक के रखा हुआ है, नहीं, वीडियो लगा देता है कई बार कि हम जाने ही नहीं देंगे। इसका मतलब हुआ कि आपका जो ये फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं निजी हित और अपना को पावरफुल दर्शाने में क्या बना के रखे हुए। तो ये विवाद का बहुत बड़ा चुनौती इंडिया के पास में है कि चाइना को कैसे सेटिस्फाइड करेगा वो। और चाइना सेटिस्फाइड तब ये होगा जब चाइना को लगेगा कि इंडिया का औकात अपना कुछ हो गया हुआ है ना, तभी वो चाइना झुकेगा, अदरवाइज नहीं। चाइना देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में ऐसा एगो लेजर लैंप बना रहा है ना, बड़का सा टॉर्च का नहीं होता है, जो सूर्य के नाभिक में जितना एनर्जी होता है उसका 3 गुना अधिक एनर्जी का वो बना रहा है। तो अब वो किसी को लड़ेगा नहीं, वो हेलीकॉप्टर पर जहाज में जाएगा और वही लेजर बम छोड़ देगा, रसिया पूरा जल जाएगा। सोचिए कि गर्मियों में कितना पौधा सूख जाता है, जब कितना करोड़ों वर्ष दूर है ना सूर्य हमारा। और चाइना पता नहीं कहाँ से इसको बुद्धि, अब हमारा छोटा सा होता बुद्धि कहाँ से इतना आ गया हुआ है। वैसे नाटा लोग दिमाग का तेज होता है, नहीं हर जगह देखा गया है। तो ये क्या करेगा, जहाज पर जाएगा, वही लेजर बम क्या करेगा, जाल डाल देगा, सबको तहस नहस कर देगा। लोग पूरा भयभीत है, कृत्रिम सूर्य बना लिया है, कृत्रिम चंद्रमा बना रहा है, इन्हें प्रकृति के खिलाफ जा रहा है, ब्रह्मपुत्र का पानी रोक लिया है, बांध बना रहा है ना, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हमारे यहाँ क्या है, इसको आगे बढ़ाता है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। चौथा चुनौती ये है कि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव। दक्षिण एशिया में चीन का क्या बाबू, बढ़ता प्रभाव। ये हो गया। अब देख रहे हैं चाइना जो है दक्षिण एशिया के जितना भी देश है, चाहे श्रीलंका हो, जावा हो, सुमात्रा हो, हमारा मालदीव हो, सबको सपोर्ट कर रहा है ना। वहाँ अस्पताल बनवा रहा है, वहाँ रोड बनवा रहा है, वहाँ सड़क बनवा, मतलब पनिया जहाज का निर्माण कर रहा है, एम्बुलेंस दे रहा है। नेपाल को पूरा का पूरा राजा बना दिया चाइना वाला पैसा दे करके। तेरा पति कि हमारा पड़ोसी जो हमको पैसा देगा हम उसी से खुश रहेंगे। तो इंडिया का धीरे मन मुटाव हो रहा है। देखते हैं कि छोटका सा देश मालदीव इंडिया को आंख दिखा दिया ना। कुछ दिन पहले जो मोदी साहब गए थे वहाँ लक्षद्वीप में, पूरा फोटो शूट करवा लिए थे, फिर वहाँ जाना शुरू कर दिया है ना। तो ये किस पर मालदीव कूदा, अपने ऊपर नहीं कूदा, चाइना पर कूदा। तो दक्षिण एशिया में जो चाइना का प्रकोप बढ़ रहा है वो भी हमारे लिए क्या है, चुनौती का बहुत बड़ा कारण है। आई बात समझ में।
चलिए ठीक है, अगला क्या क्या विवाद हो सकता है? चाबहार बंदरगाह, है ना, बंदरगाह विवाद। चाबहार कहाँ है? ईरान में है ना। ईरान ने क्या किया, अपना बंदरगाह किसको दे दिया है यूज करने के लिए? चाइना वाला को दे दिया है। इंडिया वाला बोलता है दोस्त हमको भी तो बोला कि ना, जबकि तेल हम वहीं से मंगवाते हैं। तो चाबहार बंदरगाह में अधिकांश जो प्रभुत्व है, जो वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, वो कौन कर रहा है? सब चाइना कर रहा है। तो भारत को डर है कि आने वाले समय में चाबहार बंदरगाह को चाइना कहीं क्या कर ले, चाइना कहीं ओवरलैप ना कर ले। आई बात समझ में? चलिए अगला चुनौती है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, है ना। अब यहां देखिएगा, ये जो साइबर क्राइम है कि हमारे भारत में चाइना से बहुत सारे लोग हैं ना साइबर क्राइम करते हैं। बैठे बैठे क्या किया, आरबीआई को हैक कर लेता है, इंडियन नेवी के वेबसाइट को हैक कर लेता है, बहुत तरह का हैकिंग कर लेता है। तो साइबर क्राइम हमारे यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको कि हम सबको मिल करके झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, उसको समाधान भी करना पड़ेगा। इन्वॉल्व हो गया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो साइबर क्राइम में कोई व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होता है और कई बार क्या होता है, पूरा देश प्रभावित है। ऐसा नहीं कि इंडिया में होता है, चाइना वाला भी प्रभावित साइबर क्राइम से, रसिया भी प्रभावित, पूरे देश आजकल मतलब टेंशन में है ना। और जब से आजकल एआई आया है तो एआई से तो और परेशान हो गया हुआ है। जो लोग कुंभ नहीं भी नहाने गए हैं, उनका रील्स बना कर नहीं कि कुंभ नहा रहे हैं, फलाना हीरो गए वहां नहा करके आया, चला गया। क्या कीजिएगा, एक ऐसे डीप फेक आया हुआ है, शरीर किसी और का, गर्दन किसी और का, नृत्य किसी और का, पता नहीं क्या क्या सिस्टम कर दे रहे हैं वहां पर। वो टेंशन वाली बात है ना। खासकर महिला सुरक्षा के लिए जो डीप फेक अभी आया हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब खराब चीज है ना। ठीक है, ये चुनौती हो गया। अब इसको निपटेंगे कैसे? तो इसी का उल्टा कर देंगे कि भाई बैठ करके क्या करेंगे, आपस में हम लोग विचार करेंगे, है ना। चले आगे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका विवाद हो गया। निपटारा में क्या करेंगे, विकास, इसी को जैसे जो कारण है ना उसी को हम लोग उल्टा कर देंगे कि सारे साइबर क्राइम को आपस में बैठकर क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, एजुकेशन को बढ़ाएंगे। वही सब जो समान सा निष्कर्ष होता है वही होगा, और ये सोल्यूशन वही होता है। और बाद में आपका निष्कर्ष वही लिखिएगा, आपका जो प्रश्न जिस हिसाब से दिया रहेगा उसी हिसाब से निष्कर्ष होगा। बाकी हम आपको प्रिंट दे देंगे आज शाम को, आज, है ना। चलिए ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अब ये बताइए, हाँ